क्या होता है बेटा, एक उम्र आती जाती है ना, तो आदमी का दिमाग जो होता है ना वो स्लो हो जाता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, समझ में आया? और इन चीजों में अटक जाता हूँ। चलो, मोल कंसेप्ट पढ़े थे क्या? हाँ, समझ में आया था क्या? और क्या क्या पढ़े थे? अरे कल मेरी क्लास तो थी ना यहाँ, इसीलिए तो मैं वहां चले गया था बिना शेड्यूल देखे। कहाँ एक ही सब्जेक्ट है बस? अरे मैं देखा ही नहीं ना, मेरे को लगा आज यहाँ, फिर कल वहां, फिर आज यहाँ। मैं क्लास में भी गया 8:20 में, बच्चे लेट आए। नहीं, लोग हंस रहे थे। अब मैं बोला क्या दिक्कत है तुम लोगों को, तुम लोग हंस रहे हो यार? बोलते हैं सर एक दो बार और हुआ है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं घुसा था, देख के चेहरा समझ आ जाता है ना। चलो, मोल कंसेप्ट पढ़े थे क्या बेटा? बोलो, समझ में आया था क्या? बोलो, मास टू मास रिलेशनशिप समझे थे क्या? पहले क्वेश्चन बना लेते हैं यार, कुछ बचे हैं। उसका तुम लोगों को मैं पढ़ाता हूँ मोल कंसेप्ट 2। अब ये क्या होता है मोल कंसेप्ट 1, उसके बाद 2 की पहले पढ़ा दूं? चलो पहले पढ़ ही लेते हैं यार, है ना। देखो, मोल कंसेप्ट 1 क्या था, ये सबको पता है क्या? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता है ना। कौन कौन आज पहली क्लास अटेंड कर रहा है इधर से? 1 और 2 और 2 ही बस। तू भी कर रहा है पहली क्लास? ठीक बेटा, मोल कंसेप्ट 2 क्या होता है? मोल कंसेप्ट 1 में हम लोगों को ना स्टोइकियोमेट्री की जरूरत पड़ती है। मोल कंसेप्ट 1 में हमको स्टोइकियोमेट्री की जरूरत पड़ती है, मोल कंसेप्ट 2 में जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये कि देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है 2A + 3B गिव्स 4C + 5D। मान लो मेरे पास A के 2 मोल्स रखे हुए हैं। कितने मोल्स रखे हुए हैं? 2 मोल्स रखे हुए हैं। तो C के कितने मोल बनेंगे? बेटा तू देखी देखी लग रही है ना? ठीक है, समझ गया। सुंदर नगर ना? हाँ। तो A के 2 मोल रखे हुए हैं, तो C के कितने मोल बनेंगे? 4। अगर ये एक्सेस में होगा तो। समझ में आया? तो ये सब कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हो तुम लोग? बिना इसके कैलकुलेट कर पाओगे क्या? कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे बेटा। समझ में आया? लेकिन जो ये मोल कंसेप्ट 2 है ना, इसमें तुम सब कर लोगे, इसकी जरूरत ही नहीं है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बस बता दो कि किससे क्या रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बन रहे हैं। फिर तुमको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की जरूरत बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा पॉसिबल है क्या? लगता है ऐसा पॉसिबल होगा? अरीज, अरे यार पढ़िए तू। देखो, मोल कंसेप्ट 2 में हम लोग पढ़ते हैं बेटा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को ही मैं क्या बोलता हूं बेटा? मोल कंसेप्ट 2 बोलता हूं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को क्या बोलता हूं बेटा मैं? मोल कंसेप्ट 2। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है? अरीज, अरे हिमांशु बता दे। अरे यार, सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बनते हैं। समझ में आया क्या? नहीं आया? सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बेटा बनते हैं। इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब ये है कि मान लो मेरे पास ए के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं? कितने हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। कितना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो वो बी के कितने ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा। सी के कितने ग्राम इक्विवेलेंट बनाएगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनाएगा। और डी के कितने बनाएगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनाएगा। अगर मेरे पास ये x ग्राम इक्विवेलेंट है तो x ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, x ग्राम इक्विवेलेंट बनाएगा और इसके भी x ग्राम इक्विवेलेंट बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बनते हैं। यहां पे तुम बोलते थे 2 मोल 3 मोल से करेंगे, 4 मोल और 5 मोल बनेंगे। तो जब तक स्टोइकियोमेट्री देखोगे नहीं,
तब तक मोल कंसेप्ट वन में कुछ आना जाना नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में क्या है होता है बेटा, हमको सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लेने होते हैं। अब दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि सर हमको ग्राम इक्विवेलेंट्स ही नहीं समझ में आया आज तक, ये क्या होता है। ये तो आ गया कि नहीं आ गया, ये बात किसको किसको समझ में आ गई। ये छोड़ दो कि ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, फिर ये ग्राम इक्विवेलेंट्स ये कैसे इक्वेट करते हैं, ये बात समझ में आई कि मैं सिखाऊंगा ना तुम लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, इसका मतलब क्या है ये भी बताऊंगा। ये बात समझ में आई, यही मोल कंसेप्ट 2 है बेटा, समझ में आया। और देखना इससे तुरंत तुरंत कैसे कैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है क्या, समझ में आया। चलो अब ना मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। अरे लिख लेना बेटा, ले लिख ले, 5 मिनट दूं, चलो लिख लो। इसको मैं लिखवाऊंगा भी, लेकिन चलो ठीक है लिख लो। ये सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्टेंट्स, सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्टेंट्स के सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे और सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे बेटा, बनेंगे। आई बात समझ में। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में लिख लो बेटा, ये लिख लिए, अब लिख लो। लिखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट whenever any two substances react, this law states that whenever any two substances react with each other, this law states that whenever any two substances react with each other, their reacting gram equivalents, their reacting gram equivalents, their reacting gram equivalents will always be same, will always be same। मतलब इनिशियल ग्राम इक्विवेलेंट्स हो सकता है अलग अलग रहे, लेकिन जो रिएक्टिंग ग्राम इक्विवेलेंट्स है बेटा वो सेम रहेंगे। भाई मेरी देखो, इसके 2 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करते हैं ना, इसका मैं 2 मोल दिया, इसका 1000 मोल दे दिया, तो भाई इनिशियल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल में रिएक्ट करेगा, जैसे इसके 2 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करते हैं, वैसे रिएक्टिंग ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। आई बेटा बात समझ में, आई बेटा बात समझ में, ठीक है आगे लिखो। एंड द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर्म, and the gram equivalents of, and the gram equivalents of, and the gram equivalents of each product form, and the gram equivalents of each product form is also same, is also same, is also same। ठीक है क्या, फिर इसमें लिखो बेटा जगह छोड़ के, और इन सिंपल वर्ड्स, or in simple words, if any two substances belong to same reaction, if any two substances belongs to same reaction, if any two substances belong to same reaction, ब्रैकेट में लिखो either both products, either both products, both reactants, either both products, both reactants, substance belong to the same reaction, belongs to the same reaction। ब्रैकेट में लिखना बेटा, फिर से बोलू क्या, और इन सिंपल वर्ड्स इफ एनी टू सब्सटेंसेस बिलोंग टू सेम रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखना आइदर बोथ प्रोडक्ट्स, आइदर बोथ प्रोडक्ट्स, बोथ रिएक्टेंट्स, बोथ रिएक्टेंट्स, और वन रिएक्टेंट, और वन रिएक्टेंट एंड वन प्रोडक्ट। ब्रैकेट क्लोज कर दो बेटा, हो गया। देन देयर ग्राम इक्विवेलेंट्स,
then their gram equivalents which takes part in the reaction, then their gram equivalents which takes part in the reaction is always same, is always same. ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं है? आ गई? हाँ, एक बार रीड कर लो उसको, नहीं समझ में आया तो बताओ कि नहीं समझ में आया। हाँ, ये तो किया था कि सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कुछ भी रहे सेम नंबर ऑफ ग्राम। हाँ, स्टेटमेंट कौन सी लाइन बताना बेटा मेरे को, चल मैं समझा देता हूँ। देख, दिस लॉ स्टेट्स दैट, मतलब ये लॉ बताता है व्हेनेवर एनी टू सब्सटेंस, जब भी कोई दो रिएक्शन है ना, दो सब्सटेंस का रिएक्शन होगा, है ना, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया, ठीक है, देयर रिएक्टिंग ग्राम इक्विवेलेंट्स विल ऑलवेज बी सेम। तो वो जो रिएक्टेंट्स है ना बेटा, उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा सेम अमाउंट में, सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। आई बात समझ में? आगे, एंड द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर्म इज आल्सो सेम, और जो इनसे बनेगा वो भी सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होगा। आई बात समझ में? और इन सिंपल वर्ड्स, मतलब साधारण तौर पे, है ना, शब्दों में, इफ एनी टू सब्सटेंस बिलोंग टू द सेम रिएक्शन, अगर दो सब्सटेंस सेम रिएक्शन को बिलोंग करते हैं, ठीक है, आइदर बोथ प्रोडक्ट, अलग अलग का थोड़ी पढ़ूंगा, ठीक है, या तो दोनों रिएक्टेंट है, या तो दोनों प्रोडक्ट है, या एक रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है, कुछ भी हो जाए, सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको बनेंगे और मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे और मिलेंगे। बात समझ में आ गई? मतलब कुल मिला के गोल मोल इधर उधर करके वही बात है कि सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और सेम कुछ नहीं होता, सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बनते हैं। तो परेशान क्यों हो रहे? ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो है क्या बेटा, अब समझा दूं, लिख लिए ना? अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास कोई भी रिएक्शन है, जैसे वही रिएक्शन है 2A + 3B गिव्स 4C + 5D, दुनिया की कोई भी रिएक्शन में मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, 1 ग्राम से रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम और 1 ग्राम बनाएगा? नहीं बोल सकता। ऐसे बोल सकता हूं क्या कि 1 मोल से रिएक्ट करेगा, 1 मोल? अरे कोई रिएक्शन में हो जाएगा जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबके सेम रहेंगे, तो सेम नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करेंगे और सेम नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। लेकिन ऐसा हमेशा होगा क्या? है ऐसा यूनिवर्सल रूल है क्या ऐसा ही होगा? नहीं होगा। तो ना बेटा मैं खोज रहा था कि कुछ ऐसी क्वांटिटी मिल जाए मेरे को कि सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम। देखो कोई भी जो रिएक्शन होता है ना, वो खेल सिर्फ एक ही चीज का है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसका खेल है? किसका खेल है? अब देखो एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और दूसरा जो एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो देखो ध्यान से, इसका जब 2 मोल जाएगा तो इसका 1 मोल उसको एक्सेप्ट करेगा, इसका 2 मोल देगा तो इसका 1 मोल एक्सेप्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन के खेल को ही क्या बोला जाता है बेटा? वैलेंसी फैक्टर। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? मतलब कुल मिला के कुछ भी बन रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन के कारण है। पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इधर से उधर होते रहते हैं, या तो शेयरिंग कर लेगा, या तो इधर से उधर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी। बोलो हाँ। तो ना बेटा अब देखो, अब तुम सोचो जैसे इसका मोलर मास ये A और B है, ऐसे समझोगे नहीं तुम लोग, फिर हंस दोगे, समझ में नहीं आएगा अपने ऊपर। देखो इसका ये क्या करता है, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, क्या करता है, और ये जो एटम है ना बेटा, मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ये लोग प्रोडक्ट P बनाते हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इसका जो मोलर मास है वो है मान लो 50, मतलब मोलर मास मतलब इसका एक एटम का मास बोल दो, चलो 50, और इसका कितना है बेटा? 100। बोलो हाँ। तो देखो ध्यान से, ये जब 2 एटम, इसके 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे एक साथ, तब बी का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। बोलो हाँ। तो 2 एटम, इसका 2 एटम मतलब ये 50-50 100, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 100। या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं सिंपल देखूं तो इसका 50 जब रिएक्ट करेगा तो इसका भी 50 रिएक्ट करेगा। कैसे पता है? क्योंकि ये तो 100 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ना, एक इलेक्ट्रॉन कितना लेता है? 50।
बराबर बराबर हो गया ना, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, मतलब ये, अच्छा दूसरी वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन से ही रिलेट करना है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना एक्सचेंज हो रहा है ना बेटा, ये कहीं ना कहीं देखो, मैं तुम लोगों को एग्जैक्टली मैं वैलेंसी फैक्टर नहीं बता रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं कि जहां पे वैलेंसी फैक्टर लिखा होगा ना, वो कहीं ना कहीं यही खेल है जो तुमको समझ में भी आ रहा है। समझ में आया, क्योंकि पूरी कहानी किस पे डिपेंड कर रही है रिएक्शन की, इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स पे। तो होता क्या है, ध्यान से देखो यहां पे, तो मुझे क्या मिला बेटा, एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा टर्म मिला जिसको मैं बोलता हूं ग्राम इक्विवेलेंट। और वो ग्राम इक्विवेलेंट को मैं क्या करता हूं बेटा, इसका 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 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनाएगा, और इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनाएगा, तो मुझे वो टर्म मिल गया है कि मैं 1 1 1 1 2 2 2 2 मन कर रहा है इसके 10, तो 10 10 10। ना ऐसा मास में होता है, ना ऐसा नंबर ऑफ मोल्स में होता है। बात समझ में आ रही है क्या, आ रही है क्या। वो जो सेम रिएक्शन है उसको तुम बैलेंस करते तो ए 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट देता, तो स्टोइकियोमेट्री आ गई। अगर मेरे को स्टोइकियोमेट्री ध्यान नहीं रखनी है तो मेरे को इलेक्ट्रॉन से समझना पड़ेगा ना बेटा। समझ में आया क्या। अब मुद्दा ये नहीं है सर, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं बेटा, ध्यान से देखो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला है कि वेट से आप क्या करो, इक्विवेलेंट मास क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो, इक्विवेलेंट मास क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट बाय मोलर मास। भाई 12 ग्राम का 1 मोल, तो 36 ग्राम में कितने मोल सर, 3 मोल। क्या किए, 36 को 12 से डिवाइड कर दिए, तो 12 का 1 मोल, फिर 12 का 1 मोल, फिर 12 का 1 मोल, तो 36 में टोटल कितने मोल हो गए, 3 मोल। इक्विवेलेंट मास तुमको पता रहेगा, मतलब 1 ग्राम। इक्विवेलेंट मास मतलब जैसे 1 मोल मोलर मास 1 मोल का मास है, वैसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मास इक्विवेलेंट मास है। बोलो हाँ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मास क्या है बेटा, इक्विवेलेंट मास। तो वेट को अगर इक्विवेलेंट मास से हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे ना। बोलो हाँ, वेट को अगर इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे ना। बोलो हाँ सर, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, वेट को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे। लेकिन इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे सर, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो सबका वैलेंसी फैक्टर अलग अलग रहेगा, सबसे डिवाइड करते जाएंगे, तो एक का 1 ग्राम इक्विवेलेंट का, दूसरे का 1 ग्राम इक्विवेलेंट का, तीसरे का 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मास आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास। वो सेम इक्विवेलेंट मास रिएक्ट करते हैं आपस में। आई बेटा बात समझ में, आई बच्चों, नहीं आई, कंफ्यूजन है, नहीं नहीं, अरे तू अभी देख, अभी मैं फील ले आऊंगा। इतनी बात तुम लोगों को याद नहीं हुई, इतनी बात तुम लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, क्या चीज समझ में नहीं आई, प्रॉब्लम क्या है पता है तुम लोगों को, एकलौता मैं ही हूं जो फील, ये ग्राम इक्विवेलेंट्स में फील लाने की कोशिश करता हूं। तुम किसी के पास भी चले जाओ, उन लोग बोलेंगे ये तो छोड़ दो, ये होता है, ये ऐसा होता है, और बात खत्म कर देते हैं। देखो बेटा समझो बात को, जैसे दुनिया का कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, तुम अभी मैं प्रूव भी करूंगा उसको, ठीक है। जैसे कोई भी रिएक्शन है, 2a प्लस 3b गिव्स 4c प्लस 5d, ये रिएक्शन है ना। इसको तुम मास, इसका 1 ग्राम इसके 1 ग्राम से रिएक्ट करेगा क्या, करेगा क्या, 1 ग्राम और 1 ग्राम बनाएगा क्या, नहीं बनाता ना। अगर मैं इसको बोलूं इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, ये 1 मोल और 1 मोल बनाएगा, बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट्स में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट कहीं ना कहीं किसका खेल है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का खेल है। जैसे ये मान लो, इसका मतलब मान लो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, समझ में आया ना। इस रिएक्शन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो जाएगा। जैसे देखो यही वाला रिएक्शन को देख लो ध्यान से, a प्लस बी गिव्स c। मान लो ये क्या करता है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। क्या करता है, इसका पहले एटॉमिक मास देख लो, इसका मान लो तुम 25 और इसका मान लो तुम 20। क्या मान लो, इसका क्या मान लो
25 और इसका क्या मान लो 20, अभी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कि ये जो A है ना बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है। क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और दोनों मिलके प्रोडक्ट क्या बना लेते हैं, C बना लेते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आ गई? अब हाँ, अरे भाई उसकी मर्जी, उसका कॉन्फ़िगरेशन। ये मान लो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, मतलब ये मैग्नीशियम होगा, और ये मान लो क्लोरीन होगा, तो मतलब नहीं मैं तो एक ही से करवाऊंगी, ऐसा नहीं कर सकती ना बेटा, तेरा रूल नहीं चल सकता। अरे तू उसको प्रोडक्ट को छोड़ना, जो मैं तेरे को बता रहा हूं उसको देखना तू। ऐसे तो हर जगह दुनिया की हर रिएक्शन में कहीं 2 आ रहे हैं, कहीं 3 जा रहे हैं, कहीं 50 आ रहे हैं, कहीं 100 जा रहे हैं। ऐसे 50 रिएक्शन है ना, है कि नहीं है? अभी देख, अभी उसको फील नहीं आ रहा था ना, तो उसको मैं थोड़ा सा फील लाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आया ना? कायदे से ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया ना? वो तो क्या है, कहानी ऐसे पढ़ाते पढ़ाते आगे बढ़ गई, तो बेटा समझाना तो पड़ेगा ही। अब वो तुम्हारे काम का रहे या ना रहे, समझ में आया क्या? ये मान ले, मैं ऐसा बोला मान ले, मान सकती है कि नहीं मान सकती है? मान लो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इसके एक एटम उन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेंगे क्या? नहीं सर, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। बोलो हाँ, मतलब 2 एटम उस दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहां पे मैं 2 भी लिख दूंगा क्या? बोलो हाँ, मतलब मोल कंसेप्ट के हिसाब से A+2B गिव्स C होना चाहिए। अब ये मोल कंसेप्ट के हिसाब से, लेकिन मैं क्या करूंगा ना बेटा, इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दूंगा। देखो ये 25 है, इससे 2 डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 25/2। क्या हो गया, 25/2। और यहां पे 20 है ना, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे लिख दिया 20/1। मतलब इसका 12.5 ग्राम इसके 20 ग्राम से रिएक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? अब देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 है ना, 2 2 2 2, ये वैलेंसी फैक्टर है। क्या है? तो मास से वैलेंसी फैक्टर को डिवाइड किया तो क्या आया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आया। मतलब ये इक्विवेलेंट मास आया, तो इसका एक इक्विवेलेंट मास इसके एक इक्विवेलेंट मास से रिएक्ट कर रहा है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट कर रहा है। अब आई समझ में, इलेक्ट्रॉन्स का खेल है, समझ में आया? लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं सोचना बेटा, मैं गलती कर दिया तुम लोगों को ये बता के। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्योंकि बेवजह तुम कंफ्यूज हो गए, है ना, जिस चीज का मतलब ही नहीं है, वहां पे कंफ्यूज होने का कोई है क्या? बस तुम टेक्निक देखो। अब तेरे को फील तो आ गया ना सब, किसको किसको फील आ गया, हाथ ऊपर करो कि ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है इसमें। देखो बेटा मैं भी पढ़ता था ना यार, जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये क्या कचरा है, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं इसको? अरे मोल्स पढ़ लिए, मास पढ़ लिए, सब समझ गए, रिलेशन समझ गए, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अलग से डाल के हमको परेशान करने का ठेका लिए हैं। बात ये है कि मोटो देखो, मोटो ये है कि वहां पे हम लोगों को, हाँ बेटा बोलो, अरे ये मैं तेरे को देख, ये मैं ना तेरे को समझाने के लिए बताया हूं, अभी मेरे को पूरा पढ़ाने दो, पूरी बताने दो। तेरे को ये बात समझ में आया, ये इसका मास था, उसमें से मैं 2 को डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मेरे को पता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, और यहां पे सिर्फ 1 डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इसका 12.5 अगर सोचेगा तो एक्चुअल में इसका 12.5 ग्राम इसके 20 ग्राम से रिएक्ट कर रहे हैं ना। अगर यहां पास ऐसा मत कर, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन कर ले और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो तुम बोलोगे इसका 25 ग्राम इसके 10 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। ये बात समझ में आई क्या? बस इतना ही सोचो, अभी पूरा एक बार कंप्लीट करने दो, उसके बाद बताना मेरे को, ठीक है क्या बच्चे? बोलो, फील आया कि इसका ये इक्विवेलेंट मास है, इसका एक इक्विवेलेंट मास इसके एक इक्विवेलेंट मास से रिएक्ट कर रहा है। अब बताओ, जब मेरे को ये पता रहेगा कि ए का इक्विवेलेंट मास 12.5 है और बी का इक्विवेलेंट मास क्या है, 20 है, तो मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। 1 ग्राम इसका 12.5 मेरे को पता है कि कितने से रिएक्ट करता है, 20 से। इसका 25 कितने से करेगा, 40 से। इसका और 3 टाइम्स कर दो 12.5 का, कितने से करेगा, उसका 3 टाइम। इसका 10 टाइम्स, उसके कितने, 10 टाइम। सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अब किसको फील नहीं आया भाई? आ गया कि नहीं आया? अच्छा ऐसा क्या, तो तू बता देती बेटा, तेरे को आगे समझ में। और कौन है यहाँ पे कंफ्यूज प्राणी? कोई नहीं है फिलहाल, तो कोई दिख नहीं रहे, ठीक है? तुम दोनों को भाई, ये सामने वालों से मेरे को बहुत डर लगता है। नहीं मतलब किसी भी बैच के सामने वाले बैठ के एकदम हाँ हाँ करते हैं, बाद में पूछो तो नहीं बताते।
ठीक है, मेरे को बहुत डर लगता है। अच्छा चलो देखो इधर, देखो बेटा, एक तो बात मेरे को पता चल गई, अब पूरी पूरी चीज भूल जाओ, ठीक है। एक तो बात मेरे को पता चल गई कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, ये बात समझ में आई कि नहीं? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, बात समझ में आई कि नहीं? दूसरा मेरे को ये पता चल गया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे कैसे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? वेट बाय इक्विवेलेंट मास। और देखो यहां पे भी मैं वही काम किया हूं, मोलर मास बाय एन फैक्टर, जो मैं अभी पिछली बार कर रहा था। मोलर मास बाय एन फैक्टर क्या होता है? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। क्या होता है? वही कर रहा था बेटा, मैं वही मैं यहां पे कर रहा था। और उसके बाद मेरे को अगर वेट दिया रहेगा तो मैं देखूंगा ना कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं। जैसे यहां पे तुम लोग A प्लस बी, ये कितना था? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था ना, और इसका मास कितना था? 25, और इसका मास कितना था? 20, और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, बोलो हाँ, और ये प्रोडक्ट भी बना ले रहे थे। तो मेरे को समझ में आया कि इसका 12.5 क्या है, इसके 20 ग्राम से रिएक्ट करेगा। अब मान लो मेरे को दिया है इसका 125 ग्राम, क्या दिया है? 125 ग्राम दिया है। समझ में आया? तो 125 तो मैं चेक करूंगा ना भाई, मेरे को तो अभी ये पता है कि इसका 12.5 इसके 20 से करता है, तो इसमें ये चेक करूंगा मैं कि ये कितने, इसका कितना मल्टीपल है। जैसे मैं तुम अभी खुद बोल रहे थे ना कि 12.5 किससे करेगा? 20 से करेगा, तो 25 कितने से करेगा? 40 से करेगा। और फिर इसका 3 टाइम्स कितने करेगा? इसके 3 टाइम्स से करेगा। इसका 4 टाइम्स कितने से करेगा? इसके 4 टाइम्स से करेगा। तो ये इसके कितने टाइम्स है, कैसे निकलेगा? तुम डिवाइड बाय 12.5 करोगे तभी तो 10 निकलेगा। तो अगर ये 10 है, 10 टाइम्स है, तो ये भी 10 टाइम्स होगा। तो तुम 10 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 ग्राम से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? इसका 125 ग्राम इसके 200 ग्राम से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो तुम ये जो कैलकुलेट किए, यही तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है बेटा। तुम क्या किए, जो भी मास दिया हुआ था उससे उसका इक्विवेलेंट मास क्या कर दिए हो? क्या कर दिए हो? और ये 12.5 कैसे आया था? जब तुम 25/2 किए थे, मतलब उसके मास से वैलेंसी फैक्टर डिवाइड किए थे, बोलो। उसी चीज को यहां पे मैं लिख दिया हूं। समझ में आया? समझ में आया? चलो, इंडिया में कुछ पहली बार हुआ है आज कि पहली बार कोई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फिल लाने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलो देखो इधर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालेंगे बेटा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम लोग कैसे निकालेंगे? वेट बाय इक्विवेलेंट मास, बोलो हाँ। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा बेटा? मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, और इसी को बोलते हैं बेटा वैलेंसी फैक्टर। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें। अब तो पूरा वही देखना पड़ेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन गया, कितना इलेक्ट्रॉन आया, नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ हम लोगों को सिस्टमेटिक वो बताया गया। हाँ ले बोल। हाँ हाँ, मैं बहुत गलत कर दिया बेटा, ये एन फैक्टर है वो। ये तो अभी मैं जो 125 डिवाइड बाय 12.5 किया था वो है, और ये जो मैं 12.5 निकाला था 25/2 करके। हाँ, 125 डिवाइडेड बाय 12.5, और ये 25 डिवाइड बाय 2। कौन सा? और किसी को कोई आपत्ति, दुख? अरे तो उसको क्या करेगा, बोल तो रहा हूं कि फीलिंग के लिए है बस, वो कोई देख लेना, कुछ उसका कोई मतलब नहीं है बेटा। वो तो मैं तुम लोगों को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तुमको अपना लगे, हाँ ये तो अपना है करके मैं करवा दिया हूं तुम लोगों को। समझ में आया? मतलब जैसे नंबर ऑफ मोल्स लगते हैं ना, क्या इससे मतलब, जैसे देखो अभी तुम लोगों को क्या बोले तुम लोग, नहीं सर वो नंबर ऑफ मोल्स वाला ज्यादा अच्छा है, ऐसा बोले ना तुम लोग। क्यों बोले? क्योंकि वो घर का लगता है, बाजू में रहता है मोल्स, और ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नया नया दिख रहा है। समझ में आया क्या? तो हम लोग ना डिफिकल्ट जहां पे आई ना, थोड़ी सी चीज नहीं आई, हाँ भाई इसी से बना लेंगे सर, रहने दो मत पढ़ो। समझ में आया बेटा? ये हमारा क्या है, ये जैसे कोई समझ में नहीं आ रहा है या किसी पार्ट के क्वेश्चन नहीं बनते ना, उसको कल बनाएंगे, और जो बनते हैं उसको आज बनाएंगे। ऐसी रहती है ना टेंडेंसी, इसको छोड़ देना। जो नहीं बन रहा है उसको तब तक बनाएंगे जब तक वो
नहीं बनेगा। ये है थोड़ा सा दम लगा के काम करने वाली स्ट्रेटेजी। तो जब कभी भी लगे ना कि इसको मैं कल बना लूंगा, अभी नहीं बनाता, अभी ये बनाऊंगा क्योंकि ये बनता है, मजा आता है इससे, तो जो दुख देने वाली चीज है ना बेटा, उसके पीछे भागा करो। समझ में आया? तो सुख तुम्हारे पीछे भागेगा। आई बात समझ में? देखो इतने बड़े दार्शनिक आदमी से मिले तो आ गई बात समझ में। चलो एक बार मैं फिर से बार बार रिपीट स्टार्ट करना चाहता हूं, लेकिन तुम लोग करने नहीं दे रहे हो। चलो देखो इधर से, भाई तेरे को और कोई परेशानी है तू बता दे भाई, और किसी को पॉजिटिव वाइब्स चाहिए है ना? ठीक है, चलो फिर से बेटा, अगर मेरे को कहीं पे क्या देगा, मेरे को किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं मोलर मास से एन फैक्टर क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ये कहीं ना कहीं एन फैक्टर क्या है बेटा, जो मैं तुमको बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज के कारण, जो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकाल लूंगा बेटा, मैं वेट से इक्विवेलेंट मास क्या कर दूंगा बच्चे, डिवाइड कर दूंगा। ये बात समझ में आई क्या? आ गई बात समझ में? चलो अब मेरी बात को ध्यान से समझो। अब मैं ये जानता हूं कि सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बनते हैं, ये बात पता है। इक्विवेलेंट मास पता रहेगा, कैसे निकालेंगे पता चल गया। इक्विवेलेंट मास पता रहेगा तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालूंगा। मैटर ये करता है सर, ये सबको खोजते रहेंगे क्या, कितने कितने इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहे हैं? नहीं, आपको क्या करना है बेटा, आपको एसिड्स के लिए अलग समझना है, बेस के लिए अलग समझना है। एसिड्स के लिए अलग समझना है और बेस के लिए अलग समझना है। अब एसिड के लिए कैसे समझोगे, देखो एन फैक्टर कितना, जैसे HCl को पानी में मिलाओगे तो क्या देगा बेटा, ये H प्लस और Cl माइनस देगा ना। कितना H प्लस दिया, 1, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1, या वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1, ठीक है। जैसे H2SO4, इसका क्या होगा, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, कितना H प्लस दिया, तो N क्या होगा, H3PO4, ये कितना हो जाएगा, 3H प्लस देगा, PO4 माइनस 3, N कितना हो जाएगा, H3PO3। इसके लिए N फैक्टर क्या हो जाएगा, जितने H है ना सर चिपका के वैलेंसी फैक्टर लिख दो, ये दो H प्लस देगा, 2। देखो जब मैं H3PO4 को देखता हूं ना बेटा, तो देखो H3PO4, ठीक है, एक P हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, अब 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन बचे ना, उसको देखो यहां पे OH OH OH, जहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ना, वो रिप्लेस हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है बेटा, आयनाइजेबल है, वो बाहर निकल जाता है। लेकिन तुम H3PO2 को देखो, H3PO3 को देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर देखो, P डबल बॉन्ड O, OH, देखो एक P और एक O चला गया, एक P और एक O चला गया, बचा कितना, 3 हाइड्रोजन और 2, समझ में आया? तो देखो एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और एक डायरेक्ट हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ होता है ना बेटा, वो आयनाइजेबल नहीं होता है। तो ये हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ कौन निकलेंगे, ये 2 निकलेंगे। तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा 2। अब वही अगर मैं बोलूं H3PO2 तो कितना हो जाएगा, 1, P डबल बॉन्ड O, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे H, सिर्फ यही वाला बाहर निकलेगा, बोलो हाँ। तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 1। इसको याद समझ के रखना है, याद रखना है कि H3PO4 3, H3PO3 2, H3PO2 1। आई बेटा बात समझ में? आई क्या, आई क्या बच्चों? तो एसिड्स के लिए हम लोग कैसे एन फैक्टर निकालते हैं, बात समझ में आई? एन फैक्टर वही वाला, वो इलेक्ट्रॉन कितना इधर उधर जा रहा है। अब हर जगह हम उसका रिजल्ट निकाल लिया गया है, और तुमको रिजल्ट से ही मतलब है बेटा। एन फैक्टर अगर तुमको दे दिया जाएगा तो तुम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बताओ मेरे को, बोलो नहीं निकाल सकते हो? आशीष निकाल सकते हैं। और अगर तुमको इक्विवेलेंट मास पता रहेगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बोलो।
बोलो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बस इतना कर सकते हो, बाकी सब मेरा टेंशन। ठीक है, चलो अब ये एसिड्स के लिए हो गया बेटा, तो तुमको CH3COH में कितना होगा बेटा? CH3COH का बताना मेरे को। CH3COOH, चल बता इनफेक्टर। पानी थोड़ा सा चाहिए मेरे को। एक ही तो में तो टूटता है ये। अरे CH3COO माइनस H प्लस, नहीं पता? अरे भाई ये ले, ऐसे ही टूटते हैं ना, याद आया? एक बार इसी पढ़ा रहा था 11th में। एन फैक्टर कितना होगा सर? 4 हाइड्रोजन है, एक H प्लस, ये बेटा यही वाला हाइड्रोजन बाहर जाएगा, है ना? तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अभी भी मजा नहीं आ रहा है ना? रुक जाओ, मेरे को भी सबर नहीं हो रहा है बेटा, मैं क्या करूं, लेकिन मेरे को धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। हाँ, अरे तो पहले ऐसे फिर दे, ऊपर लिख दिया था बेस, लेकिन पढ़ाया नहीं हो, फिर सॉल्ट, मतलब मेरे ज्यादा तेरे को नहीं है सबर। ठीक है, हो गया बेटा, बात समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं। ये जो वैलेंसी फैक्टर वाला खेल है ना बेटा, ये पूरा अच्छे से कब समझ में आएगा पता है तुम लोगों को? जब हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में जब तोड़ तोड़ के देखेंगे ना कि कितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, एक्चुअल में ये तो हम लोग वो जो नॉर्मेलिटी पढ़ते हैं ना, नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ते, ये सब उसके लिए काम आता है। और एनटीए जिस हिसाब से पेपर सेट कर रहे हैं ना बेटा, ये तो पिछले 20 साल में भी नहीं आएगा। समझ में आया? क्यों पता है? क्योंकि अपन जिस लेवल में चलते हैं एनटीए तो उससे बहुत नीचे चल रहा है भाई। वो तो एनसीईआरटी में कभी देखे हो इसको तुम लोग? कभी देखे हो एनसीईआरटी में? हाँ, लेकिन कुछ चीजें आसान जरूर हो जाती है, इसलिए बता रहा हूं। अभी तक तो नहीं लग रहा है सर आसान हुई है क्या? अभी तक तो और बल्कि डिफिकल्ट हो गई ये चीजें। देखो देखो, वेट करो, सबर का फल मीठा होता है बेटा। यहाँ पे सबर का फल ग्राम इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, हो गया। बेस के लिए पढ़ ले, पढ़ ले बेटा बेस के लिए। तो बेसिस के लिए क्या होगा, यहां पर तुम लोग लिख लेना बेटा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन फॉर एसिड्स। एन फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। बोलो हाँ, ठीक है। नेक्स्ट वैलेंसी फैक्टर देख लेते हैं बेटा, किसका? बेस का। हो गया था ना ये? अब फॉर बेस, बेस में जैसे हम लोग एक एसिड कितना H प्लस देता है ना, वो उसका क्या है? एन फैक्टर है। बेस के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस। ठीक है, NaOH का कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? एक। NaOH का क्या हो जाएगा? एक, क्योंकि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक सोडियम आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। दूसरा AlOH थ्राइस क्या हो जाएगा? कितना देता है? अरे बोलो भाई। BOH थ्राइस कितना देता है? इसके लिए N क्या हो जाएगा? हाँ, अरे तीनों OH माइनस दिख रहा है ना, यहाँ पे एक, यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन। बेटा ये एक्चुअल में एसिड है। कौन सी एसिड है? बोरिक एसिड है। हाँ, तो ये एसिड है ना सर, तो भी तो तीन होगा ना, तीन हाइड्रोजन है यहाँ पे, नहीं। ये एसिड इसलिए नहीं है कि ये H प्लस देता है, ये एसिड इसलिए है कि ये OH माइनस लेता है। ये एसिड इसलिए नहीं है कि ये H प्लस, ये एसिड इसलिए है कि भाई देखो, H प्लस देने वाले एसिड हैं, तो OH माइनस को एक्सेप्ट करने वाले भी तो एसिड है। बोलो हाँ। OH माइनस देने वाले क्या है? बेस। तो H प्लस एक्सेप्ट करने वाले भी क्या है? समझ में आया बेटा? तो ये क्या करता है एक्चुअल में, यहाँ पे तुम लिख लो एक्सेप्शन है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये वहां पे होना चाहिए था एसिड वाले में। BOH थ्राइस जो है ना बेटा, ये ना एक OH माइनस एक्सेप्ट करता है,
और ये क्या करता है बेटा, इस तरीके का, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1। तो ये एक्चुअल में क्या है, एसिड। आई बेटा बात समझ में? आई कि नहीं आई बात समझ में? बोलो नहीं आई? अरे भाई ये, भाई देख, अलग अलग कंपाउंड्स जो होंगे वो बेटा उनका नेचर अलग अलग रहेगा ना, अलग अलग एटम से मिलके बने हुए हैं। तो इसमें कुछ ऐसी स्थिति थी कि सोडियम आयन था, OH माइनस था, OH माइनस दे दिया। यहाँ पे जो ये BOH थ्राइस है ना, ये H देता नहीं है या OH नहीं देता है, ये एक्चुअल में क्या करता है, OH माइनस को एक्सेप्ट करता है। जब BOH थ्राइस क्या करेगा, OH माइनस को लेके ये बनाएगा, तो ये एक OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है, तो OH माइनस एक्सेप्टर क्या होते हैं, एसिड। क्या होते हैं, एसिड। तो ये कंपाउंड बनाता है क्योंकि ये एक OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसका एन फैक्टर 1 है। आई बेटा बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जैसे देखो H2SO4 तुमको पता है 2H प्लस देता है, लेकिन किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि H2SO4 H प्लस और HSO4 माइनस दिया, तो वहां पे तो तुमको एन फैक्टर 1 ही लेना पड़ेगा। भाई कंडीशन के हिसाब से देखो ना बेटा, ऐसा रटना थोड़ी। अब देखो जितने H प्लस दे रहे थे वो उसका एन फैक्टर था, जितने OH माइनस दे रहे थे वो एन फैक्टर था, लेकिन जो OH माइनस एक्सेप्ट करेगा वो भी तो एसिड या बेस, उससे भी तो समझते हैं ना, तो उसके हिसाब से सोचो। आई बेटा बात समझ में? आई बेटा बात समझ में? अब देखो सॉल्ट्स के लिए, किसके लिए बेटा, सॉल्ट के लिए। सॉल्ट के लिए क्या होता है ना बेटा, सॉल्ट में क्या होते हैं, कीटायंस और एनायंस होते हैं। क्या होते हैं, कीटायंस और एनायंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? तो या तो तुम टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो कीटायन का, या तो टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो एनायन का। ठीक है, जैसे NaCl, क्या बेटा, NaCl, NaCl में Na प्लस Cl माइनस, तो N क्या, देखो इधर भी +1 उधर भी 1, इधर +1 उधर -1, तो इधर भी 1 उधर भी 1, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा बेटा 1। अगर मैं यहां पे ले लू बेटा Na2CO3, क्या ले लू, Na2CO3, तो देखो सोडियम के +1 +1 +2, CO3 -2, तो +2 -2 2, एन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब अगर ये ऐसा रहेगा तो Al2SO4 थ्राइस क्या होगा, जल्दी बोलो, तू बताएगी। हाँ मैच मतलब कितने क्वेश्चन बता दी तू अभी तक, मेरे को पूछती जरूर है तू, चल बता। बहुत डिफिकल्ट है बेटा, जेईई का प्रॉब्लम है ये, क्या बन, चल बता। कैसे भूको तुम लोग यार, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता। इतने देर से बोला ये +1 ये -1 1 1, Na2 +2 CO3, मतलब ये सब चीज को दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। +2 -2 2 2, तो 2 लिख दिया। ये Al क्या है, होता है, क्या होता है, +3, मेटल भी होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताते। Al +3 स्टेट में रहता है ना, +3 +3 +6, SO4 -2 -2 -2 -6 +6 -6 कितना, क्या 6। वो जो 9th वाले रहते हैं ना, लोग सॉल्ट बनाते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, उन लोग भी जानते हैं। समझ में आया? Al+3 फिर Al+3 +6, तेरे को आया भार्गव समझ में? अभी पूछ रहा हूँ, बताना। हाँ क्या बेटा, क्यों 5 होगा? चल तू खड़े हो जा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि 5 कैसे होगा। बेटा मेरे को ना इतना भी पानी नहीं लगेगा ना, मतलब एक बूंद लूंगा और मेरा काम हो जाएगा उतने में। अरे इंटू क्यों ये इंटू प्लस क्या दिमाग की बात है ये? एक बात बता मेरे को, मैं टोटल पॉजिटिव, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं टोटल पॉजिटिव चार्ज का,
मैं तो मैग्नीट्यूड ले रहा हूं टोटल नेगेटिव चार्ज का। अब एक बात बता, तुम लोग यार इसीलिए बायो लिए थे ना तुम लोग, सॉरी मैं भूल गया था, Al+3 और Al+3, यहां पे SO4-2, SO4-2, SO4-2। अब यहां पे कंसेप्ट देखो सर, 3 और 2 5, सर उसको ऐड करना था। अरे भाई अगर दो सेम चार्ज हैं प्लस, मेरे को 3 को 2 बार लिखना है तो प्लस कैसे करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना। तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं मैथ्स भूल जाऊंगा। तो भाई इधर +3+3+6 -2 -2, 3 ही बार, -2 -2 -2, 2 4 6 -6 +3 +3 +6। अब तुम मेरे को बता दो भाई क्या है। मैं बीच में ड्रॉप करके मैथ्स तुम लोगों को पढ़ा देता हूं। अच्छा एक काम करो तुम लोग, चलो अच्छी बात है, तुम मेरे को बताओ 10⁻³ + 10⁻⁴। 10⁻⁷ वाले हाथ ऊपर करो, 10⁻⁷ वाले हाथ ऊपर करो। तो हाथ ऊपर नहीं कर रही है, मेरे को तो तेरे से सबसे ज्यादा उम्मीद थी। बैठ जा बेटा, बैठ जा बेटा। अरे हाँ बोल, 10⁻³ और 10⁻⁴ को जोड़ के बताओ। अच्छा ये कौन लोग ऐसे हैं कि सर ये तो जुड़ ही नहीं सकते वाले? हिमांशु, किसको किसको आता है हाथ ऊपर करो तो एक बार। तुम ना बेटा बड़ी दूर से आए हो, ये तो वो था ना, सीरियल आता था ना, बड़ी दूर से आए हैं, बहुत दूर से आए हो। बोलना ही तो ऐड, बच्चा जो होता है ना छोटा सा, तब पढ़ी होगी तू, छोटी सी बच्ची होगी इतनी सी इतनी सी, तब पढ़ी होगी उसको। इसका आंसर बताओ मेरे को तुम लोग। हाँ बोल बोल बेटा, सॉल्व करो ना, ऐसे लिख के सॉल्व करो ना एक बार। हाँ 10⁻⁻7 ना, वही तो मैं पहले पूछा कौन कौन हो बताओ करके। हाँ 10⁻⁷ वाले हाथ ऊपर करो। आरीज वाओ, अच्छा डेविड तू भी है क्या? अरे वाह, अच्छे से हाथ ऊपर करो ना यार, थोड़ा सा ऐसे ऐसे दिखना चाहिए ना मेरे को तुम लोगों को। हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 10⁻। हाँ रुकना अभी, तू मेरे को थोड़ा सा अभी क्लास को बेटा, कभी कभी इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। तुम लोग तब तक मेरे को बताना, मैं आया 2 मिनट यार, मैं सर को बोल के आऊंगा कि मैं एक्स्ट्रा लूंगा क्लास। ये वाला पार्ट को ना हटवाना पड़ेगा क्योंकि हाँ क्या, अरे तू छोड़ ना, अभी तेरे से उम्मीद है, बोलना बेटा तू यार। अरे भाई ये 10⁻⁻³ है ना, ये 10⁻⁻4 है ना, तो बेटा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता ना तब ऊपर के पावर्स ऐड होते हैं, समझ में आया? ऊपर के यहाँ मल्टीप्लाई होता है ना तब ऊपर के पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, समझ में आया? इसको मैं ऐड कैसे कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 10 × 10⁻⁻4। क्या लिख सकता हूं? 10 × 10⁻⁻4। और ये क्या लिख सकता हूं मैं? 1 × 10⁻⁻4। क्या लिख सकता हूं? 1 × 10⁻⁻4। तो इसका सम क्या हो जाएगा? 11 × 10⁻⁻4। इसका मतलब क्या है ना बेटा, 0.001, और इसका मतलब क्या है 0.0001। अब इसको ऐड करेगी तो क्या होगा? ये यही तो आएगा 0.0011। अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0.0011। आई बात समझ में? वैसे नहीं होता है, ठीक है। हाँ कहा था मैं? हाँ +3 +3 +6 -2 -2 -2 -6
+6 -6, या तो तुम टोटल पॉजिटिव केटायंस का टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, या तो एनायन का टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो। एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6 मैंने यहाँ पे लिखा है। अब किसी को कोई आपत्ति, परेशानी, दुख, विपदा, आपदा आ गया समझ में कि तू अभी भी नहीं सर 10⁻⁻7 होना चाहिए था ना? ठीक है, तो एसिड का, बेस का और सॉल्ट का हम लोग एन फैक्टर निकालना सीख गए ना। एक क्वेश्चन बना लो यार, बीच में ब्रेक दे देते हैं ना। लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 4.9 ग्राम H2SO4। हेलो जी जी सर, मैं ना सर कोई वाला आई बेटा बात समझ में? तो हमको 4.9 ग्राम H2SO4 दिया है, उसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने होंगे ये कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ना। किसका किसका बन गया? हाथ ऊपर करो जल्दी। बन गया बेटा? और प्रोसेस में है बाकी लोग? देखो इधर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे जब इक्विवेलेंट मास पता रहेगा? तो पहले इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं बेटा। किसका? अरे जिसका कैलकुलेट करना है उसी का। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेटा? मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर होता है कि नहीं होता है? बोलो। तो मोलर मास क्या होता है बेटा? H2SO4 का 2, 32, 34 और 64, 98। और एन फैक्टर क्या होता है? 2। तो क्या हो जाएगा? 49। अच्छा एक बात बताओ, जब मोलर मास लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं ना जैसे NaOH, इसका मोलर मास कितना? 98। तो तुम ऐसा बोलते हो ना 98 ग्राम पर मोल, मतलब हर एक मोल का मास कितना? 98। तो तुम इक्विवेलेंट मास कैसे लिखते हो बेटा? 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट, मतलब हर एक ग्राम इक्विवेलेंट का मास 49 ग्राम। समझ में आया? हर एक इक्विवेलेंट का मास कितना? 49 ग्राम। तो यही क्या है बेटा? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास मतलब मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस। ठीक है क्या? अब ये हो गया। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे भाई? 449 ग्राम इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट होता है, तो 4.9 में क्या होंगे? 0.1। तो हम क्या करते हैं? वेट से इक्विवेलेंट मास को डिवाइड करते हैं। बोलो हाँ, अरे बोलो भाई। तो 4.9 डिवाइड बाय 4.9, 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट। और यहां पे ग्राम 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 कैंसल, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या होता है ना बेटा, कई लोगों को ऐसे 2-3 स्टेप्स करने में ना परेशानी होती है। क्या होती है? परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि जैसे मोल्स निकालते हैं ना सर, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भी निकाल लें। जैसे हम मोल्स निकालते हैं वैसे ही हम लोग क्या कर लें? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लें। जैसे हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं ना, वैसे ही हम क्या कर लें? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लें। तो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन number of gram equivalents number of gram equivalents and number of moles, number of gram equivalents and number of moles, relationship between number of gram equivalents and number of moles। ठीक है क्या? ठीक है क्या? अच्छा, अभी हम लोग कितना नौटंकी किए ना यहाँ पे, देखो तुरंत निकलेगा। हर हर
सब्सटेंस का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तुरंत निकलेगा। हाँ बेटा, ये इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा। बेटा बेटा सुन ना मेरी बात, देख क्या होता है ना, यहाँ पे तू ग्राम मतलब मास वाला ग्राम, पर इक्विवेलेंट मतलब पर ग्राम इक्विवेलेंट। अब एक बात बता, यहाँ पे ग्राम ग्राम पर ग्राम पर ग्राम इक्विवेलेंट लिखता तो जी जी क्यू मतलब अच्छा नहीं दिखता ना बेटा, इसीलिए मैं अच्छा नहीं दिखता करके नहीं लिखा, या दूसरे भी इसीलिए नहीं लिखते। आई बात समझ, आई बात समझ में? ये इक्विवेलेंट और ये ग्राम इक्विवेलेंट दोनों सेम चीज है। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? और किसी को कोई परेशानी दुख नहीं? देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करना आता है क्या? हाँ सर आता है। क्या करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के लिए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर हमको कैलकुलेट करना रहता है तो वेट से इक्विवेलेंट मास को डिवाइड कर देते हैं। और इक्विवेलेंट मास कैसे आता है सर? इक्विवेलेंट मास आता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो क्या करें सर? तो वेट बाय इक्विवेलेंट मास कर, सॉरी मोलर मास कर दो, वेट बाय मोलर मास कर दो, इनटू क्या कर दो बेटा? एन फैक्टर कर दो। बोलो हाँ भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट बाय इक्विवेलेंट मास। बोलो हाँ। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो इसको ऊपर ले जाओ बेटा, ये पता है ना, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर है, हाँ ऊपर चले जाएगा, तो ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर हो जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। तो देखो मेरे को यहाँ पे पूछा था ना कोई कि 4.9 ग्राम में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे, तो 4.9 ग्राम में पहले मोल्स बताओ, 4.9 बाय 98 है ना, और उससे इनटू क्या कर दो 2, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर कितना है 2। देखो नंबर ऑफ मोल्स तुरंत निकलता है क्या? 4.9 ग्राम डिवाइडेड बाय 98 ग्राम पर मोल। बोलो हाँ, इनटू वैलेंसी फैक्टर 2। तो ये 9.8 हो जाएगा डिवाइड बाय 98, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। नंबर ऑफ मोल से मैंने वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। इससे बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तुमसे जल्दी कैलकुलेट हो जाते हैं, है कि नहीं? और वो तो घर का है, बताया ना मोल्स, तो इनटू एन फैक्टर तुरंत किए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। नंबर ऑफ मोल से एन फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पे से एन फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है बेटा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आता है। और ये चीज मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ कर दी है। बोलो हाँ। ये बात किसको किसको समझ में आ गई? हाथ ऊपर करो। चलो ठीक है, धन्यवाद। मोलैरिटी मोलैरिटी नहीं पढ़ा है उन्होंने। कंसंट्रेशन डेमो में हुआ है ना, है? ऐसे मोलैरिटी मोलैरिटी थोड़ा बहुत तो आता होगा ना, कि नहीं आता? मोलैरिटी से वॉल्यूम मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? आता है ना, मोलैरिटी से वॉल्यूम मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, नहीं आते? मोलैरिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देने पे नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। हो गया ये? हो गया इतना? आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए। क्वेश्चन लिखो बेटा एक। H2CO3 है और NaOH है। क्या बनाएगा बेटा? एसिड बेस सॉल्ट बनाएगा Na2CO3 प्लस H2O। और ना बेटा इनिशियल मोल्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? इनिशियल मोल्स दिए हुए हैं। इसके दिए हुए हैं 2 मोल और इसके दिए हुए हैं 3 मोल। ठीक है? और आपसे पूछ रहा है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 बताओ। बैलेंस नहीं करना है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है ना बैलेंस करने वाला, और कोई ऑप्शन है क्या? है ना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। 1.5 मोल्स। अच्छा चलो मोल से कर लो यार, चलो मोल से कर लो, चलो कितना है? हैं 1.5 ही आ रहा है। हाँ तो 1.5 सही होगा, फिर मैं चेक कर लेता हूँ अभी सॉल्व करके ना। चलो देखो इधर, मेरे पास दो ऑप्शन है बेटा इसको कैलकुलेट करने का। मैं बहुत इजी क्वेश्चन लिया हूं ना, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, है ना, डायरेक्ट रिलेट हो जाएगा। अगर मैं इसको मोल से बनाना चाहता हूं जैसा मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले बोलो जल्दी से, बैलेंस करूंगा। वेरी गुड, सबसे पहले क्या करूंगा बेटा? बैलेंस करूंगा। तो जब मैं इसको बैलेंस करूंगा ना बेटा, तो बैलेंस जब करूंगा तो होगा क्या कि यहां पे आ जाएगा 2, बोलो हाँ। अब ये देखो Na2CO3 और ये H2O, ठीक है। ये 2H2 हो जाएगा। अब इसके कितने मोल दिए थे बेटा? 2 मोल, बोलो हाँ। और इसके कितने मोल दिए थे बेटा? 3 मोल दिए थे। दिया हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तो याद करो, जब मैं तुम लोगों को मोल कंसेप्ट पढ़ाया था ना, तो मैं तुम लोगों को ये बोल रहा था कि अगर आपको 1 मोल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, एक रिएक्टेंट के मोल्स दिए हैं तो आपको बस रिलेट करना है। लेकिन 2 के अगर दिए हैं तो आपके पास 2 केसेस बन सकते हैं। ये बात किसको किसको समझ में नहीं आ रही है? देखो, अगर आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है, बोलो हाँ। अगर मेरे को ये 3 मोल मान लो नहीं देता, क्या होता? 3 मोल नहीं देता और ये 2 मोल देता, तो मेरे से पूछता बताओ कि इसके 2 मोल से कितने मोल रिएक्ट करेंगे, और जब 2 मोल से पूरे पूरे NaOH के मोल रिएक्ट कर लिए तो इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, यही पूछता ना। तो मैं उसको मोल कंसेप्ट से रिलेट कर लेता। मोल कंसेप्ट में कौन कौन नहीं था क्लास में, जल्दी बताओ। मतलब मोल कंसेप्ट में कौन कौन नहीं था? 1 2 3 4, बाकी सब थे। देखो बेटा, मोल कंसेप्ट में क्या होता है, एक तो आप रिलेट करते हो, तुम लोगों को बोलता हूँ ना कि बार बार वीडियो देख लो करके एक बार। उस जो सेकंड वीडियो है उसमें मोल कंसेप्ट करवाया हूँ मैं, उसी दिन करवाया था। तुम लोग एक बार बेटा वीडियो SV एजुकेशनल एकेडमी, उसमें मोल कंसेप्ट के 2 वीडियो डले हुए हैं, जाके देख लो एक बार, ठीक है। अब देखो यहां पे, देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा? रिलेट कर सकता हूं भाई, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है। अगर ये 3 मोल नहीं दिए रहता, मान लो ये 3 मोल नहीं दिए रहता, तो मैं क्या करता? इसके 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके 2 मोल, इसके 2 मोल, इसके 4 मोल से रिएक्ट करेगा, बोलो हाँ। और इसका 1 मोल ये 1 ही मोल बनाता है, तो इसके 2 मोल 2 मोल बनाएंगे, बोलो हाँ। और इसका 1 मोल जब रिएक्ट करता है तो इसके 2 मोल बनते हैं, जब इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने बनेंगे? 4 मोल। ये बात किसको किसको समझ में नहीं आई? मैंने रिलेट बस किया है, नहीं आई? किसी को आई, किसी को नहीं आई क्या? बात बताओ। नहीं आती है बेटा तो तुरंत पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी चीजों में ही बात की बड़ी बड़ी चीजें नहीं बनती है। मैंने इसको पहले क्या किया? बैलेंस किया। क्या किया? बैलेंस करने के बाद मेरे को समझ में आ गया कि इसके 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं। जब इसके 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेंगे तो इसके 1 मोल और इसके 2 मोल बनेंगे, बोलो हाँ। अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ H2CO3 के 2 मोल दिए हुए हैं, तो इसके 2 मोल इसके 4 मोल से रिएक्ट करेंगे, इसके 2 मोल और इसके 4 मोल बनाएंगे। मैंने ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को देख के समझ लिया है। ये बात समझ में आई? आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और भी दिया है, जैसे यहाँ पे दूसरे रिएजेंट के भी मोल्स दिए हुए हैं, तो ये बातें गलत है। जब कभी भी 2 रिएक्टेंट के मोल्स गिवन रहेंगे ना बेटा,
तब हमारे पास दो कंडीशन एराइज होगी। दो कंडीशन मतलब या तो गिवन मोल्स, पहली कंडीशन या तो गिवन मोल्स पूरे के पूरे एक दूसरे से रिएक्ट कर ले रहे हैं, कोई नहीं बच रहे। समझ में आया? समझ में आया? कंप्लीट रिएक्शन हो जा रहा है, इनको इसके 2 मोल से जितने भी मोल से रिएक्ट करना है NaOH के उतने ही मोल्स दिए, ना तो ज्यादा दिए ना तो कम दिए। कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, एक के मोल्स कम रहेंगे और दूसरे के मोल्स ज्यादा रहेंगे। एक के मोल्स कम रहेंगे, दूसरे के मोल्स ज्यादा रहेंगे। रिएक्शन जब होगा तो किसी एक रिएक्टेंट के मोल्स क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। एक रिएक्टेंट के मोल्स क्या हो जाएंगे बेटा? बच जाएंगे। तो जो बच जाएगा वो एक्सेस रिएजेंट होगा और जो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैं वही कह रहा था बेटा, मैं ये बोल रहा था कि जब आपके पास ना एक रिएक्टेंट दिया रहता है तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग कितने कितने से रिएक्ट करेगा और कितना बनेगा वो कैलकुलेट करना रहता है। और दूसरा, जब आपके पास 2 रहता है ना तो आपको चेक करना है कि इनमें से कौन पहले खत्म हो रहा है। पहली बात तो खत्म कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और दूसरा पहले कौन खत्म हो रहा है। समझ में आया? तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन एक्सेस रिएजेंट है। और इस चीज को मैंने मोल कंसेप्ट से कैसे समझाया था कि आपको देखो, एक तो यूनिटरी मेथड है जो मैंने अभी किया इसको, ये 1 मोल 2 से करता है तो 2 मोल 4 मोल से करेगा। भाई 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट करता है तो 2 मोल कितने से करेगा? 4 मोल से। 1 मोल बनाता है तो 2 मोल कितना बनाएगा? 2 मोल। 1 मोल 2 मोल फॉर्मेशन करता है तो 2 मोल 4 मोल करेगा। आई बात समझ में? अब यहां पे 2 मोल भी दिया था और 3 मोल भी दिया था, तो चेक करने का तरीका क्या है? या तो मैं ऐसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व करता हूं या तो मैं मोल कंसेप्ट लगाता हूं। जो बच्चे नहीं आए थे वो देख लो मोल कंसेप्ट क्या होता है। मैं क्या करता हूं बेटा, जो भी ऐसे दिया हुआ है ना उसको मैं ऐसे सजा देता हूं। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2CO3 डिवाइड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 डिवाइड बाय 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाय 2। ये सभी को इक्वल होना चाहिए। अब देखो, अगर मेरे को ये 3 मोल नहीं दिया रहता, मेरे को सिर्फ देता H2CO3 की कितने मोल्स क्या कर रहे हैं बेटा? NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, तो मैं क्या करता? मेरे को क्या दिया हुआ है बेटा? H2CO3, तो मैं उसके मोल्स यहां पे रख देता, उसके मोल्स यहां पे रख देता। और अगर मेरे को NaOH चाहिए ना तो 4 मोल, मैं इन दोनों को रिलेट कर दूंगा। अगर मेरे को Na2CO3 चाहिए तो 2 मोल, और मेरे को H2O चाहिए तो कितने मोल? 4 मोल। आ रही है बात समझ में? ये मैं रिलेट कर लेता। लेकिन वही अगर इसमें 2 रिएजेंट दिए हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट का भी बताया कि दोनों रिएक्टेंट को देखो, रेशियो अगर इक्वल आ गया मतलब कंप्लीट रिएक्शन हो गया है, अगर रेशियो इक्वल नहीं आया मतलब उसमें से पक्का कोई बचने वाला है। जिसका रेशियो छोटा वो लिमिटिंग रिएजेंट, जिसका रेशियो छोटा वो लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही रिएक्शन आगे बढ़ता है। और लिमिटिंग रिएजेंट के जो मोल्स दिए हुए हैं ना उससे इक्वेट कर लो, कितना बच रहा है और कितना रिएक्ट कर रहा है वो मिल जाएगा, और कितना बन रहा है वो मिल जाएगा। ये मैंने मोल कंसेप्ट 1 में सिखाया था। समझ में आया? तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, अभी तो मैं मोल कंसेप्ट 2 चल रहा हूं। तो एक तो ये मेथड हो गया बेटा, आई बात समझ में? तो इस मेथड से मैं मोल कंसेप्ट 1 से पहले बना रहा हूं, ठीक है? जहां पे भी नहीं समझ में आए वहां पे बताना। किससे बना रहा हूं बेटा? मैं मोल कंसेप्ट 1 से तुम लोगों को इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है? कितने कितने मोल दिए हुए थे? 2 मोल दिए हुए थे, और कितने मोल दिए हुए थे बेटा? 3 मोल, ठीक है? तो देखो, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करता है, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसके 2 मोल कायदे से इसके 4 मोल से रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन ये तो 3 ही मोल है। ये तो क्या है? 3 ही मोल है। मतलब ये क्या है? NaOH क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। NaOH क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। NaOH क्या है? अब रिएक्शन इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से चलेगा। तो इसके जब 2 मोल रहते हैं तो यहां पर देखो, रिलेट कर लो आप लोग। देखो, 1 मोल ऑफ H2CO3 रिएक्ट करता है बेटा 2 मोल ऑफ NaOH से। तो 1 मोल ऑफ NaOH, 1 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट करेगा बेटा, रिएक्ट करेगा हाफ मोल ऑफ H2CO3 से। बोलो हाँ, बोलो हाँ।
तो इसका कितना मोल दिया है बेटा, 3 मोल कितने से करेगा बेटा, 3 मोल ऑफ NaOH कितने से करेगा, 3/2 मोल ऑफ H2CO3 से करेगा, मतलब 1.5 मोल से करेगा, हाँ कि नहीं। अब ये 1.5 मोल से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 0.5 बच जाएंगे, इसका 1.5, इसका 3, इसका 1.5 और इसका 3। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को, ठीक है। ऐसे रिलेट करके और बहुत कुछ चाहो तो इसको ऐसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व करो, या मोल कंसेप्ट भी तुम्हारे पास रखा हुआ है। मैंने मोल कंसेप्ट से नहीं किया क्योंकि फिर, अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर अब मेरे को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से सॉल्व करना होता, किससे होता, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से, तो देखो H2CO3 प्लस, मेरे को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की जरूरत ही नहीं पड़ती बेटा, मेरे को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे को क्या से क्या बनेगा, क्या से क्या बनेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, बस वही पता होने चाहिए। H2CO3 के कितने मोल दिए थे, 2 मोल, बोलो हाँ। और NaOH के कितने मोल दिए थे, 3 मोल, बोलो हाँ। देखना एकदम सीधे सीधे आगे बढ़ते जाओ, हैं। H2CO3 का एन फैक्टर क्या होगा, जल्दी से बोलो कितना होगा। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया हूं कि नंबर ऑफ मोल्स से वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बनता है, बोलो हाँ। तो अगर इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है और इसके मोल्स कितने दिए हुए हैं 2, तो मैं इसको बोल सकता हूं 4 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका वैलेंसी फैक्टर जल्दी बोलो 1, तो 3 मोल का क्या हो जाएगा, 3 ग्राम इक्विवेलेंट, बोलो हाँ। एक बार बताओ, एक के तुमको 4 ग्राम इक्विवेलेंट दिए, एक के तुम्हारे को 3 ग्राम इक्विवेलेंट दिए, बोलो हाँ। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पता है क्या होता है, सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करते हैं, तो इसके 3 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 3 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट कर लेंगे, बोलो हाँ। और इसके 3 ग्राम इक्विवेलेंट और इसके 3 ग्राम इक्विवेलेंट बनाएंगे, बोलो हाँ। ये बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बच जाएगा, हमको तो पहले से पता है, अभी प्रूफ हो गया ना बेटा कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सेस रिएजेंट है। अब देखो इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे, कितने ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे, 3 ग्राम इक्विवेलेंट। एक बार बताओ इसका Na2CO3 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, कितना होगा 2। तो जब तुम नंबर ऑफ मोल से वैलेंसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से वैलेंसी फैक्टर को डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा। इसका वैलेंसी फैक्टर बोलो जल्दी से कितना, और ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 1.5 मोल, वहां से भी आया यहां से भी आया। अगर इसका सिस्टमेटिक 4-5 क्वेश्चन करवा दूंगा ना तो ये इतना अच्छा लगेगा कि उसको भूल जाओगे तुम लोग। यहाँ पे ये ऐसा हुआ, 2 से रिएक्ट किया, 3, या फिर मोल कंसेप्ट, ये कुछ नहीं, चेंज करो, इक्वल करो, फिर चेंज कर दो। आई बेटा बात समझ में। अब थोड़ा सा ये ज्यादा अच्छा लगा कि नहीं लगा, बोलो। अभी और क्वेश्चन करेंगे, लिखो जल्दी से इसको। जिन बच्चों को मोल कंसेप्ट 1 नहीं आता ना बेटा, उन लोग प्रैक्टिस कर लो भाई, और देख लो तुम लोग। मैं तुमको लास्ट क्लास में बोला था ना कि पूरा देख के आना करके। उसमें क्या होता है ना बेटा, जब कुछ बच्चों को नहीं पता ना, अब देखो मैं मोल कंसेप्ट 2 पढ़ा रहा हूं लेकिन मेरे को मजा क्यों नहीं आ रहा है, बच्चे को मोल कंसेप्ट 1 ही नहीं पता, मैं क्या करूंगा मोल कंसेप्ट 2 पढ़ा के। आई बात, अब बेटा बात समझ में। तो जो भी बैकलॉग है ना उसको क्लियर कर लो, या मेरे को बता दो, मैं करवा दूंगा। समझ में आया। नहीं आया, अच्छा लगा तुम लोग को मोल कंसेप्ट, अभी और मजा आएगा बेटा। हाँ क्या 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 बेटा, हाँ 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 हाँ, मेरे को एक बात बता, मेरे को 4 बोतल दी हुई है तो मैं 6 बोतल का पानी कैसे पीऊंगा बता। यहाँ पे 2 मोल और यहाँ पे 3 मोल दिया था, तो भाई मैं इसको चेंज किया तो ये 4 ग्राम इक्विवेलेंट दिया है, 3 ग्राम इक्विवेलेंट। तो मैं 4 ग्राम इक्विवेलेंट का रिएक्शन कैसे करवाऊं बता, जब दिया ही नहीं है मेरे पास, है ही नहीं, तो मैं उधार मांगने जाऊं। मैं मांग के लेके आता हूँ NaOH 1 मोल और फिर मैं तेरे को रिएक्शन करवा देता हूँ, ठीक है। या किसी के पास रखा है NaOH तो दे दो भाई, मैं रिएक्शन करवाऊंगा। अरे दिया ही नहीं था ना बेटा, ये 3 ग्राम इक्विवेलेंट दिया था और ये 4 ग्राम इक्विवेलेंट, मेरे को पता है कि 3-3 से रिएक्ट करते हैं, तो 3 और 3 से रिएक्ट करवा दिया, एक बच गया। 4-4 से इसलिए नहीं करवाया क्योंकि था ही नहीं मेरे पास NaOH,
उधार नहीं चलता ना कि अभी हम लोग रिएक्ट कर लेते हैं, बाद में NaOH चाहे तो दे देना। हाँ, जो छोटा है, जिसकी वैल्यू छोटी है वो लिमिटिंग रिएजेंट, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो एक्सेस रिएजेंट। आई बेटा बात समझ में? तुम लोग बता दो भाई, फर्स्ट बेंच वाले हो हैं? तुम लोग की क्लास अभी चलेगी ना? सर लेट आएंगे, बोल दिया मैं सर को, तो 10:15 बजे तक लेता हूँ, मन करे तो 10:30 बजे तक, ठीक है? फिर आधा अधूरा। अभी तो मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो तुम लोग? आज DPP के लिए मैसेज करना ग्रुप में, मैं भी DPP दिलवा देता हूँ। अच्छा, अभी मैं DPP दिलवा दूंगा बेटा, आज ग्रुप में आ जाएगी DPP ना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हो गया क्या? हो गया? चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से बेटा। तुम लोगों को एक बात बता देता हूं ना, मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। लेकिन मेरे पास 5 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें 20 मोल मिले हुए हैं, तो मैं 1 मोल के लिए निकाल लेता हूं 20/5। तो इसी को क्या रटवाते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में दिया होगा तो लीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, वो मोलैरिटी है। सर मैं 1 ml में निकाल लेता हूं, अरे वो मोलैरिटी निकाल तो लेगा तू, पर ml निकाल लो, क्या दिक्कत है भाई? स्पीड को तुम पर सेकंड भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर आवर भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन पर सेकंड वाले को ही अगर नाम दे दिया मैं एक्स, तो तुम पर सेकंड वाले को ही एक्स कैलकुलेट करो बोलोगे तो तुम पर सेकंड ही निकालोगे ना। वैसे मोलैरिटी पर लीटर ही निकाला जाता है बेटा। तुम पर ml निकाल दोगे तो तुमने कंसंट्रेशन जरूर कैलकुलेट किया है, लेकिन वो मोलैरिटी नहीं है। आई बात समझ में? तो ml में दिया रहेगा तो डिवाइड बाय 1000 करके उसको क्या कर लेना, लीटर में चेंज कर लेना। इसीलिए जब ml में दिया रहता है ना बेटा, तो हम क्या करते हैं पता है तुम लोगों को? हम इंटू 1000 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? देखो, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया है तो इतना क्या आया पर ml, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 ml, तो 1 लीटर में कितना होगा? आई बात समझ में? अब सुनो 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 सुनो, जैसे मोलैरिटी 4 मोल पर लीटर है, इसका मतलब तुम कुछ समझ रहे हो? मतलब हर 1 लीटर में 4 मोल है। मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 5 लीटर का है, टोटल मोल्स बताओ। मोलैरिटी 4 मोल पर लीटर है, बोलो हाँ। और मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 5 लीटर है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताओ 20। हर 1 लीटर में 5 मोल। तो वही बोल रहा था कि मोलैरिटी से वॉल्यूम को जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाते हैं। जब मैं मोलैरिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन लिखो जल्दी से। हाउ मच वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 molar solution of NaOH, of NaOH is required for the complete neutralization of, how much volume of 0.1 molar solution of NaOH is required for the complete neutralization of, required for the complete neutralization of 4.9 gram, 4.9 gram H2SO4 solution, 4.9 gram H2SO4 solution। मोल कंसेप्ट से बना लिया बेटा, लेकिन प्रैक्टिस मेरे को करवानी है मोल कंसेप्ट 2 की। वो तो देखने पे समझ में आ जा रहा है, अगर थोड़ा सा तुमने एक्टिविटी तुम्हारी फास्ट हुई तो तुमको तो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको तुम किससे सॉल्व करो,
मोल कंसेप्ट 2 से सॉल्व करो। मैं असली में ना सीक्वेंस की प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ, ठीक है? चलो बनाओ। बन गया? कैसे बनाई? हाँ, नहीं नहीं वो ठीक है बेटा। मोल कंसेप्ट लगाई कि टू लगाई कि नहीं लगाई? टू, टू मोल कंसेप्ट टू लगा ली? कैसे लगाई? मैं, मेरे को पता है बेटा, ये देख ये देख ये देख, हाँ ये 0.1 मोलार सॉल्यूशन है, समझ में आया ना? और 4.9 ग्राम H2SO4 है, तो 4.9 मतलब ये आधा मोल, उसका 1 मोल चाहिए, तो 0.1 के लिए क्या चाहिए? 1 ही लीटर चाहिए। समझ में? वो दिख जा रहा है, लेकिन मैं वो नहीं चाह रहा हूँ। देखो इधर H2SO4 का मैं प्रैक्टिस क्या करवाना चाह रहा हूँ। देखो H2SO4 का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? NaOH के साथ। तो क्या बनेगा? Na2SO4 क्या बनेगा? और क्या बनेगा? अगर मैं ये 1 2 3 से रिएक्ट करता है, 5 से रिएक्ट करता है, 10 बनता है, फालतू चीजें मैं नहीं करना चाहता हूं। अगर मैं नहीं करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं मोल कंसेप्ट 2 लगाऊंगा। मेरे को भी पता है कि दिख के आंसर आ जाएगा इसका, लेकिन मैं मोल कंसेप्ट 2 ही लगाऊंगा क्योंकि मैं वही पढ़ रहा हूं ना अभी। ठीक है, चलो। H2SO4 का कुछ दिया है क्या? क्या बोल रहा है? 4.9 ग्राम। और NaOH का कुछ दिया है क्या? 0.1 मोलर सॉल्यूशन, 0.1 मोलर सॉल्यूशन। और पूछ रहा है कि इसके कितने वॉल्यूम लगेंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना रहेगा, जिससे कि, है ना, ये इस 4.9 ग्राम को H2SO4 को टोटली क्या कर दे? न्यूट्रलाइज कर दे। अब मेरे पास दो तरीके हैं। मैं इसको बैलेंस करूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि इसके 1 मोल के लिए इसके 2 मोल चाहिए, इसके 1 मोल के लिए इसके 2 बैलेंस करने पे यही आएगा ना, 2NaOH आएगा ना, है ना? तो इसके 1 मोल के लिए इसके 2 मोल चाहिए, इसके 98 ग्राम के लिए इसके कितने चाहिए बेटा? 2 मोल। इसके 9.8 के लिए इसके 0.2 मोल, हाँ कि नहीं? और इसके 4.9 के लिए इसके 0.1 मोल। और 0.1 मोलारिटी का सॉल्यूशन है तो 1 ही लीटर तो लगेगा। 0.1 मोलर सॉल्यूशन, 0.1 मोलारिटी वाले सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लगेगा? 0.1 मोल के लिए 1 लीटर। ये जो मैं पूरा बताया, ये मोल कंसेप्ट 1 था। क्या था? लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं इससे सॉल्व करूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसमें मोल कंसेप्ट 2 लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाऊं। तो देखो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से मेरे को क्या समझ में आता है बेटा? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से मेरे को समझ में आता है कि सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। तो मैं ना तो इसको बैलेंस किया, बोलो हाँ, ना तो और मैं रिलेट करने की कोशिश किया, कुछ नहीं किया। मैंने 4.9 ग्राम को पहले मोल्स में चेंज कर दिया। कितना मोल हो जाएगा बेटा ये? 4.9 ग्राम डिवाइडेड बाय 98 ग्राम पर मोल, कितना हो जाएगा ये? 1/20। 1/20 मतलब 0.05 मोल। बोलो हाँ। अगर मेरे पास मोल है तो मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में चेंज कर सकता हूं। बोलो हाँ। अरे बोलो भाई। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 2। कितना होता है? तो 0.05 इंटू 2 करूंगा तो 0.1 आएगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट की। ये 4.9 मतलब कितने ग्राम इक्विवेलेंट बेटा? कितने ग्राम इक्विवेलेंट बेटा? 4.9 मतलब 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। H2SO4 का अगर मेरे पास 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो मेरे को NaOH के कितने ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए? 0.1 ही चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है कि सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। तो अगर इसके 0.1 है तो इसके भी कितने होंगे? लेकिन 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट से मोलारिटी में थोड़ी जा सकता हूं यार, मोल्स में चेंज करता हूं। अगर मैं मोल से वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करता हूं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आता है कि नहीं आता है? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स से वैलेंसी फैक्टर को क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। तो इसका एन फैक्टर 1 ही है बेटा, मतलब 0.1 मोल। अब बताओ कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। तुमको चाहिए 0.1 मोल और तुमको 0.1 मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम।
दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम चाहिए, 1 लीटर में 0.1 मोल मिल जाएंगे। आ गया कि नहीं आंसर? इसमें ना बेटा सोचना नहीं पड़ता, स्टेप्स करने पड़ते हैं बस। किसको किसको ये बात मोल कंसेप्ट 2 ये वाले क्वेश्चन के लिए समझ में आ गया? और बाकी लोगों को नहीं आया? किसको किसको नहीं आया? देखो बेटा, इसके कितने मोल, इसका इसका क्या दिया था बेटा, 4.9 ग्राम दिया था क्या, और इसका 0.1 मोलैरिटी दिया था, और बोल रहा था कि कितना वॉल्यूम लगेगा, ठीक है क्या? अब देखो, पहले तो इसको मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में चेंज कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं मोल कंसेप्ट 2 लगाता हूं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के हिसाब से ही तो रिलेट करता हूं। ये खत्म है क्या पूरा? ठीक है। अब देखो 4.9 ग्राम ये मास था, मास को मैं नंबर ऑफ मोल्स में कैसे चेंज कर सकता हूं बेटा, जब मैं मोलर मास क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो 4.9 ग्राम डिवाइडेड बाय 98 ग्राम पर मोल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चे, 0.05 मोल। बात समझ में आई? अब देखो, अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स पता है तो मैं नंबर ऑफ मोल से n फैक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में वैल्यू आ जाती है कि नहीं आ जाती है, बोलो? तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा, 0.05, और वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2, तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। 4.9 ग्राम मतलब 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये बात समझ में आई? अगर मेरे को H2SO4 का 4.9 ग्राम दिया है, मतलब मैं ये सोचूंगा कि 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट दिया है। अब अगर ये 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो NaOH के कितने ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा वो? अब मेरे को यहां से ऊपर जाना है, तो मैं 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट को मोल्स में चेंज कर दूंगा, क्या 0.1 मोल हो जाएगा क्या, बोलो? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। बोलो हाँ, 0.1 मोल। कोई तकलीफ है? अब मेरे को एक बात बता, 0.1 मोलैरिटी का बेटा बता मेरे को चाहिए कितना, मेरे को कितना चाहिए, 0.1 मोल चाहिए रिएक्शन के लिए, बोलो हाँ। अब मेरे को बताओ कि 0.1 मोलैरिटी का मैं कितना वॉल्यूम लूं जिससे कि 0.1 मोल मिल जाए मेरे को? कितना लूं? 4.9 मतलब 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो इसका भी 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए। और अगर ये 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो इसको मोल्स में क्यों कन्वर्ट किया मैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऊपर मोलैरिटी दी थी। अभी मैं तुमको नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ाया हूं, तो नहीं तो ये नॉर्मेलिटी से भी डायरेक्ट बन जाएगा, समझ में आया? तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट, 0.1 मोल, और 0.1 मोल मेरे को चाहिए इसके पूरे 4.9 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए। तो 0.1 मोलैरिटी का कितना वॉल्यूम लूंगा जिससे कि 0.1 मोल आएगा, 1 लीटर। आई बेटा बात समझ में? आई कि नहीं आई बात समझ में? अब बताओ कि किसको किसको समझ में नहीं आया ये वाला सेकंड पार्ट, बोलो जल्दी हाथ ऊपर करो, किसको किसको आ गया? आ गया, ठीक। चलो थर्ड क्वेश्चन। हाँ, हम्म, क्या क्या क्या? सुन लो बेटा, मेरे पास ना 0.1 मोल पर लीटर मतलब 0.1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है। अब मैं कितना लीटर लूंगा जिससे कि 0.2 मोल मिल जाए मेरे को, है? अगर 0.1 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन है, कितना मोल लूं जिससे कि मेरे को 1 मोल, कितना लीटर लूं जिससे कि मेरे को 1 मोल मिल जाए? तो 0.1 मिलेगा ना, मेरे को 1 मोल चाहिए, 1 मोल। बताना तो, 10 लीटर,
तो और क्या तकलीफ है, हो तो गया। मेरे को 0.1 मोल चाहिए था, मेरे को 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH चाहिए था, ताकि इसके 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट से पूरा का पूरा रिएक्ट कर लिए। तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऊपर मोलैरिटी दिया है, तो मैंने उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। तो 0.1 क्या आ गया बेटा, मोल आ गया। अब 0.1 मोलैरिटी का कितना लीटर लूंगा कि मेरे को 0.1 मोल मिल जाए? और कहीं पे किसी को दुविधा, दुख, परेशानी? हो गया? ये बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और लिखो। इफ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ में आया? इफ 0.1 मोलर, एकदम रो रो के आ रहे हैं, मेरे को डॉक्टर बनना है, क्वेश्चन नहीं बन रहा। बेटा एटीट्यूड अच्छा रखो, समझ में आया? मतलब आप पहले से अपना वो सोच लोगे कि पता नहीं क्या होगा, मैं तो किस्मत खराब। अरे पहले से एटीट्यूड अच्छा रखो, एटीट्यूड रखने से अच्छा चलता है। रोए गए चल रहे हैं तो क्या चलेगा, ऐसे ही रोए गए, आ गए चले गए, भगवान मेरी सुनता नहीं है। चलो लिखो, इफ 0.1 मोलर of 100 ml HCl solution, if 0.1 molar of 100 ml HCl solution is completely neutralized by NaOH solution, is completely neutralized by NaOH solution, then calculate the mass of NaCl found, then calculate the mass of NaCl found। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ना, if 0.1 molar of 100 ml HCl solution is completely neutralized by NaOH solution, then calculate the mass of NaCl found। बेटा सुनो, 5.85, हाँ हाँ, कहीं अटक गई क्या? अच्छा सुनो, NaCl found, बेटा सुनो, जैसे कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होगा उसके लिए सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी तो एक रिएक्शन है ना, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। एसिड का भी जितना ग्राम इक्विवेलेंट दिया है उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट बेस का चाहिए, या बेस दिया है तो उतना ही सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का चाहिए। क्या तकलीफ है इसमें? एक बार बताओ, मेरे को H2SO4 का और KOH का रिएक्शन करवाना है, मेरे पास ये 4 ग्राम इक्विवेलेंट है, मेरे को KOH का कितना ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए? 4। आई बात समझ में? अगर मेरे पास इसका 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट है तो कितना K2SO4 बनेगा? बताओ कितना K2SO4 बनेगा, जल्दी बताओ भाई। ये 4 ग्राम इक्विवेलेंट है, ये 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इसका 0.4 इसके 0.4 से रिएक्ट कर लेगा, तो K2SO4 कितना बनेगा? 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट। नहीं मेरे को तो मोल्स बताओ, तो भाई इसको मोल्स में चेंज कर लो। नहीं मेरे को मास बताओ, मोल्स को मास में चेंज कर लो। आई बात समझ में? है सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड बनाओ मत उसको। समझ में आया क्या भाई? जो भी दिया है, एक तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पकड़ो, और नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में चेंज करने का तरीका। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या हो सकता है? मोलैरिटी वाला रहे, तो मोलैरिटी दिया रहे तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स को आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में चेंज करना आता ही है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्वेश्चन क्या है बेटा? ये क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है HCl सॉल्यूशन कितना था? 0.1 मोलर कंसंट्रेशन था और उसका 100 ml था। उसको किसके साथ रिएक्शन करवाना है? NaOH के साथ। और NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, मतलब NaOH तुमको जितना, इसके लिए जितना NaOH चाहिए सब है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट NaOH नहीं है। ये बताना चाहता है कि आपका रिएक्शन NaOH के कारण नहीं रुकेगा, जितना HCl है सबके सब रिएक्ट कर रहे हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक। ये 0.1 मोल, ये 0.1 लीटर, बोलो हाँ, ये 0.1 मोल, ये 0.1 लीटर।
1000 ml 1 लीटर, 100 ml 0.1, तो ये 10 टू द पावर -2 मोल्स होंगे क्या? बोलो, अरे बोलो भाई। 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। बोलो हाँ। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। बोलो हाँ। 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2 मोल्स। बोलो हाँ। बोलो हाँ। अगर 10 टू द पावर -2 मोल्स हैं तो ये कितने होंगे? 10 टू द पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट्स। बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 है। बोलो हाँ। इसके मेरे HCl के 10 टू द पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट मुझे दिए हुए थे, और NaOH तुमको जितना चाहिए उतना ले लो। तो NaOH कितना चाहिए? NaCl कितना बनेगा? कितना बनेगा? 10 टू द पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट ही बनेगा। वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1 + 1 - 1, तो मोल्स कितने हो गए? 10 टू द पावर -2 मोल्स। बोलो हाँ। अरे बोलो भाई, ठीक है। अच्छा, अब 10 NaCl का मास क्या हो जाएगा बेटा? 1 मोल मतलब 58.5, तो 10 टू द पावर -2 मतलब 0.585 ग्राम। मतलब मैं, तुम लोगों को ये चीज पता नहीं समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरे को ना बेटा दिमाग यहां नहीं लगाना पड़ता है, मेरे को बस ऐसे ऐसे बस पहले जो भी दिया हुआ है उसको ग्राम इक्विवेलेंट में ले आओ, फिर उसी के बराबर करो और उल्टा चल दो। जहां तक पहुंचना है, मोल्स में पहुंचना है तो मोल्स तक चल दो, मास तक पहुंचना है तो मास तक चल दो ना। तो 1 मोल इतने मोल से रिएक्ट करता है, ये इतने से करता है, झंझट ही खत्म। आई बात समझ में? अब बताओ कि यहां तक किसको किसको अच्छे से समझ में आ गया है? अच्छे से, अच्छे से मतलब समझ रहे हो? वाइब्स भी है बहुत बढ़िया, एकदम खुशी लग रही है, आप पढ़ के गए वैसे वाला बताओ। हाथ ऊपर करो अच्छे से। अच्छे से वाले हो गया? अरे ऐसे करो बेटा, ऐसे मैं, आंख कमजोर है मेरी, चश्मा लगाया हूं, देख रहे हो? अच्छा, बाकी जो हाथ ऊपर नहीं कर रहे हो उन लोगों को क्या परेशानी है? लास्ट वाला, लास्ट ये भाई देख, मेरे को ये दिया था मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया था, मैंने उसको नंबर ऑफ मोल्स में निकाल लिया। बोलो हाँ। मोल्स के बाद मैंने उसको किस में चेंज कर दिया? ग्राम इक्विवेलेंट्स में। क्यों? क्योंकि मैं अभी मोल कंसेप्ट 2 से बनाने वाला हूं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? क्योंकि मेरे को कैसे पता चलेगा मोल कंसेप्ट 2? भाई मेरे को तो ये पता है ना कि सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करते हैं और सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बनते हैं। तो जब तक मेरे को जो भी डाटा, मास दिया हो, मोलैरिटी वॉल्यूम दिया हो, मोल्स दिया हो, मैं तो तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक मैं उसको किस में चेंज ना कर लूं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में। तो मुझे ये मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया था, मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाला। समझ में आया? अब अगर इतना ग्राम इक्विवेलेंट्स है तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा? इतने ही से करेगा। बनेगा कितना? इतना ही बनेगा। तो मैंने डायरेक्ट इसको यहां से यहां जंप कर दिया, क्योंकि अगर ये इतना है तो इतना ही बनेगा। बोलो हाँ। अब 10, अच्छा पूछ क्या रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट पूछ रहा है क्या? क्या पूछा है? तो तुमको ग्राम इक्विवेलेंट दिया है तो तुम मास कैसे निकाल सकते हो? मेरे पास एक सिंपल सा तरीका, क्या मैं बहुत तरीके से निकाल सकता हूं। मैं क्या करूंगा, 10 टू द पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट्स है ना, मैं तुरंत इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 मोल का मास मोलर मास, जितने भी मोल्स हैं उससे मोलर मास को मल्टीप्लाई करने पे वेट आता है ना, वैसे जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स है उसके इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा ना बेटा। लेकिन मैं वैसा कर नहीं रहा हूं, जो तुमको इतने में ऐसे सीधे सीधे चलने में दिक्कत हो रही है तो 10 टू द पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट्स को मोल्स में चेंज कर दिया। मोल्स में चेंज करना आता है? मोल्स अगर मुझे पता है तो मास नहीं निकाल सकता क्या? जो मेरे को चाहिए था वो मैंने निकाल लिया। तो जहां जाना है वहां तो जाओगे ना बेटा, तो वहीं जाने के लिए तो वो स्टेप्स कर रहा हूं यार मैं। अब बोलो किसको किसको नहीं आया समझ में? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। क्या चल रहा है ये सब मेरे ऊपर से जा रहा है? कौन है बताओ? हाँ, 0.1 मोलैरिटी मतलब 0.10 टू द पावर -1 मोलार। 100 ml को लीटर में कैसे चेंज करूंगा? 100 डिवाइड बाय 1000, ये 100 ml और ये ml पर लीटर, मतलब 1 लीटर में इतने ml, ml ml कटे तो कितना हो गया? 0.1 लीटर। 0.1 लीटर मतलब
10 टू द पावर -1 लीटर। अब इसके बाद मैं क्या जानता हूं, इसके बाद मैं जानता हूं कि मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन से, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई करने पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 10 टू द पावर -1 मोल पर लीटर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था 0.1, ये भी 0.1 था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी 10 टू द पावर -1 लीटर। तो 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -1 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर, लीटर पर लीटर, लीटर कैंसल, मोल। और बोलो, देखो जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता बेटा। क्या है, मैं भगवान तो हूं नहीं, होते होते रह गया वो अलग मैटर है ना। अब तुम मेरे को बताओ कि सर मेरे को यहाँ पे तकलीफ हुई है तो मैं सॉर्ट आउट करूंगा। अब तुम जैसे आए थे वैसे ही बैग टांग के चले जाओगे, मेरे को नहीं बताओगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? रिजल्ट ना तो अकेला स्टूडेंट दे सकता है ना तो टीचर दे सकता है। जब तक स्टूडेंट्स और टीचर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो जहां मुंह बने, जहां मन में थोड़ा सा खुशी कम हो तो बताओ कि सर मेरे को खुशी कम हुई है। समझ में आया ना? हाँ बोलो, अब कहाँ तकलीफ है बोलो, अपने पास टाइम है बेटा, बोलो कहाँ तकलीफ है। और देखो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, लेकिन जो भी बच्चे अभी की क्लास में बैठे हैं वो बेटा लेक्चर देख के आएंगे, उनको मोल कंसेप्ट 1 आना चाहिए। अगर नहीं आएगा, अगर नहीं देख पाए, समझ में नहीं आया या कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, लेकिन अगली क्लास तक, क्योंकि बेटा मैं कॉन्फिडेंट नहीं पढ़ा पाऊंगा ना यार, मुंह टाइप से ऐसे, ये यहां से ऐसे बना बना कि नहीं बना, अब समझ रहे हो। अब मैं इतनी कितनी एक्साइटमेंट से मैं देखूंगा और कोई मेरे को ऐसे देख रहा है, पता नहीं और मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, ये तुम लोग साल भर देखोगे, मैं एक्साइटमेंट में पढ़ाता हूं तो बहुत बढ़िया पढ़ाता हूं, अगर मैं एक्साइटेड नहीं हूं तो मैं खुद गड़बड़ हो जाएगा भाई, इधर उधर इधर उधर, मेरे को फिर मजा नहीं आता, फिर मेरा एक दिमाग इधर जाता है एक दिमाग इधर जाता है। समझ में आया? तो एकदम जहां पे भी समझ में नहीं आया वहां पे मेरे से पूछ लो, ठीक है क्या? देखो स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़े, हम लोगों ने बेटा स्टार्टिंग में, हाँ हाँ अभी फिर लिख दूंगा बेटा, नेक्स्ट क्लास में लिख दूंगा यार, अभी मत बोल मेरे को। अब मैं तेरे को ऐसे अगर मैं समझाने लगूंगा ना बहुत समझ आएगा। कौन सा? इसको और स्टेप वाइज लिखो तो। अच्छा ऐसा, तो इतना तो तेरे को मालूम होना चाहिए ना बेटा कि अगर ये भी गड़बड़ है, रुक जा चल, ठीक है, इसी को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं यार पहले, है ना, इसकी फरमाइश पूरी करते हैं। चलो 10 मिनट लगेगा बेटा, है? हाँ क्या था भाई, ये कितने मोल्स था? 10 टू द पावर माइनस, ये कितने मोल्स था? 10 टू द पावर -2 मोल। वहां तक का फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या, यहां तक का बोलो? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो 10 टू द पावर -2 मोल और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है बेटा? 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अगर इसके 10 टू द पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं तो NaCl के कितने होंगे? 10 टू द पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट्स, बोलो हाँ। ये जो मैंने किया, यहां पे जो मैंने किया, इसको क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं? ऐसे ही बोल रही थी ना, ऐसे ही बोल रही थी ना, हाँ ठीक है। अब 10 टू द पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट्स है, इसको मोल्स में कैसे जाऊंगा मैं? देखो अगर मेरे को पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर होते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर जो है n फैक्टर है ना बेटा, n फैक्टर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, बोलो हाँ। अब बेटा ये ना आड़ा तिरछा हो गया जगह, इसको ठीक से और लिखो, नहीं बोलना ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, परेशान मत हो। 10 टू द पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर 1 है तो 10 टू द पावर -2 मोल्स हो जाएगा बेटा, बोलो हाँ, बोलो
अब ये 10⁻⁻² मोल्स है, तो बेटा मोल से मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स से मोलर मास मल्टीप्लाई करता हूं। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स से मैं क्या करता हूं, मोलर मास मल्टीप्लाई करता हूं, तो वेट आता है कि नहीं आता है बोलो। तो 10⁻⁻² मोल, बहुत हौच-पौच हो गया यार, 58.5। तो आंसर जो आएगा बेटा वो आएगा, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, 0.585 ग्राम। ठीक है, ये यहां से ऐसे गए, ये एक्सप्लेनेशन है उसका। अरे नहीं, फिर तू बोलेगी तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगा, पक्का ना। देख ले भाई, एक बार बोलेगी तो एक बार और समझा सकता हूँ। देखो एक बार फिर से देखो, इसका पीडीएफ मिल जाएगा बेटा ना। अभी एक बार फिर से मेरी जो इच्छा है वो करने दो मेरे को। देखो सबसे पहले हम लोग क्या किए, लास्ट क्लास तक हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ लिए थे, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ लिए थे, एक रिएक्टेंट से कैसे रिलेट करते हैं, क्या है कैसा है, परसेंटेज कंपोजिशन, ये सारी चीजें पढ़ लिए थे। लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, है ना, हम लोगों ने क्वेश्चंस लगाए थे। ठीक है, अब देखो आज मैंने स्टार्ट किया मोल कंसेप्ट 2। अभी मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने बाकी हैं जो मैं तुम लोगों को क्लास से पहले बोल रहा था। ठीक है, अब मैंने स्टार्ट किया मोल कंसेप्ट 2। मोल कंसेप्ट 1 एक अलग चीज है, मोल कंसेप्ट 2 एक अलग चीज है। जब हम लोग मोल कंसेप्ट 1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की जरूरत पड़ती है। जब तक हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होगा मैं रिलेट नहीं कर सकता कि कितने मोल से कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं और कितने मोल बन रहे हैं। समझ में आया। लेकिन मोल कंसेप्ट 2 में मुझे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती है। बात समझ में आई। अब क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि हम यहां पे पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या पढ़ते हैं बेटा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि दुनिया की किसी भी, मतलब पानी बनने से लेके बम फटने तक, दुनिया की कोई भी रिएक्शन पकड़ लो, सारे रिएक्शन में क्या होगा, जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स बनते हैं। ये समझ जाओ, जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे, मतलब इसके 2 है तो इसके भी 2। अच्छा सर 10 रिएक्टेंट एक साथ है तो 10 के 10 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे तो 10-10 ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे। बात समझ में आई, बात समझ में आई। सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करते हैं, सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बनते हैं, और ये दुनिया की हर केमिकल रिएक्शन के लिए वैलिड है। समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। की बात समझ में आ गई क्या। प्रॉब्लम क्या था, जब ये बोर्ड में ये चीज लिखी जा रही थी उस समय तक तुमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं आता था, क्या होता है हमको नहीं मालूम। तो मैंने तुम लोगों को फील के लिए तुमको बताया कि बेटा एक्चुअल में ना कभी भी हमारे पास कोई एक ऐसा टर्म नहीं है ना कि मैं उसको इक्वल करके लिख दूं। ऐसा मास में भी नहीं होता, ऐसा मोल्स में भी नहीं होता। ऐसा किसी रिएक्शन में हो जाए तो हो जाए कि 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, या 50 ग्राम 50 ग्राम 50, लेकिन इम्पॉसिबल है वो। ठीक है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, सेम नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। अगर किसी में हो जाए तो अलग बात है, लेकिन 100% यूनिवर्सल ट्रुथ तो वो भी नहीं है। मुझे एक ऐसा टर्म मिला क्योंकि कहीं ना कहीं देखो बेटा, किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट से 4 मोल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पक्का किसी ना किसी को 4 मोल मिल रहे हैं, भले 3 और 1 करके, भले 2 और 2 करके। अगर इधर से 6 मोल आए तो बीच में मशीन रखी हुई है उसको 8 मोल कर देगी। बोलो हाँ, अरे हाँ बोलो ना। नहीं भाई, इधर से 6 मोल आए तो इधर भी वो 6 मोल का ही ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आया ना। तो 6 मोल हो सकता है 3-3 मोल, इसके पास 3 मोल गए, इसके पास 3 मोल गए, इसके पास 2, इसके पास 4, इसके पास 1, इसके पास 5। तो ये जो 1 5 3 3 3 2 या इधर कैसे कैसे करके वो 6 आए, तो यही तो वैलेंसी फैक्टर है बेटा। तो मेरे को हिट कर गया दिमाग में, मैंने एक टर्म बनाया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इससे ज्यादा उसके बारे में मत सोचो। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, वेट से इक्विवेलेंट मास को डिवाइड किया जाता है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है। ये 2 स्टेप की कहानी सीधे एक बार में बन जाती है बेटा, कि आप कुछ मत करो, ये दोनों स्टेप को कचरा पट्टी करो मत, सीधे करो। नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट करना आता है ना, नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट करना आता है ना। आप वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई, वैलेंसी फैक्टर से क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स पहले से आता था, बोलो हाँ। वैलेंसी फैक्टर जो भी है, कुछ है मेरे को नहीं पता क्या है, वैलेंसी फैक्टर अगर मैं बता दूंगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लोगे क्या, बोलो। अब ये वैलेंसी फैक्टर अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग रहता है। जैसे मैंने तुमको एसिड के लिए बताया, बेस के लिए बताया, सॉल्ट के लिए बताया। एसिड के लिए कितना H+ दे रहा है,
बेस के लिए कितना, एक मॉलिक्यूल कितना OH माइनस दे रहा है, और सॉल्ट के लिए या तो आप पूरे केटायन का मैग्नीट्यूड ले लो, टोटल मैग्नीट्यूड, या तो एनायन का टोटल मैग्नीट्यूड ले लो जो एक सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं। वैलेंसी फैक्टर निकालना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स निकालना आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना आ गया। बोलो आ गया, बोलो आ गया। अब मैं तुमको बोला कि बेटा ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं क्वेश्चन? ये देखो, ये आपका बेस के लिए और सॉल्ट के लिए, फिर आपका मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद मैंने ना बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करवाया। मैं बताया कि बेटा इस मोल कंसेप्ट को यूज करोगे ना तो आपको स्टोइकियोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि मोल कंसेप्ट 1 में हम लोग इसका 1 मोल इसके 2 मोल से कर रहा है, ये सब, ये 2, ये 1, ये 2, ये सब देखते हैं ना, तब तो रिलेट करते हैं बेटा। लेकिन अगर मैं मोल कंसेप्ट 2 यूज कर रहा हूं तो मेरे को कुछ रिलेट नहीं करना, मेरे को जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट्स दिए हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स में चिपकाते देते। समझ में आया? अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वहां तो ऐसे सोचना पड़ता है। यहाँ पे एक का आया 4, एक का आया 6, एक का 4 ग्राम इक्विवेलेंट, एक का 6 ग्राम इक्विवेलेंट। 4 वाला लिमिटिंग है, 6 वाला एक्सेस है, क्योंकि 4 से 4 रिएक्ट करेंगे, 2 ग्राम इक्विवेलेंट बच जाएगा। बोलो हाँ, बोलो भाई। नहीं आया समझ में? अच्छा, अब ना एक ये क्वेश्चन दिया, मैंने बोला बेटा इसको मैं तुम लोगों को किससे बना के बताता हूँ, मोल कंसेप्ट 2। सारे क्वेश्चन इजी है ना, वो तुरंत तुम लोगों से बन जाएंगे। मैं सारे क्वेश्चन में बस मोल कंसेप्ट 2 से बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा तुम लोगों को नया नया लग रहा है। अगर तुम लोग इससे बनाते तो तुरंत बन जाते सारे। देखो, इसके कितने मोल दिए थे बेटा? 2 मोल। और इसके कितने मोल दिए थे? 3 मोल। अब मैं मोल कंसेप्ट लगाऊंगा तो 2, 1 मोल इससे, 1 मोल ये ऐसा बनता। मोल कंसेप्ट 2 लगाऊंगा तो क्या करूंगा? दोनों को मोल्स में चेंज कर दूंगा। मोल्स में कैसे चेंज किया जाता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। बोलो हाँ। तो ये क्या है? 2 मोल, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 2, तो कितना हो गया? 4 ग्राम इक्विवेलेंट। ये क्या हो गया? 3 ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसका 4 है, इसका 3 है, तो 4 से 3 रिएक्ट थोड़ी करेगा, 3 से 3 करेगा या 4 से 4 करेगा। तो 4 से 4 कर नहीं सकता क्योंकि ये वाला 3 ही है, लाना पड़ेगा। याद आया? तो 3 से 3 को रिएक्शन करवा दिया, यहां से 3 और यहां से 3 चले गए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बच गया। अब मान लो क्वेश्चन में आता कि बताओ H2CO3 के कितने मोल्स बच गए? बच गए 1 ग्राम इक्विवेलेंट, वैलेंसी फैक्टर कितना? 2। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से वैलेंसी फैक्टर डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो हाफ ग्राम, हाफ 1 डिवाइड बाय 2, हाफ मोल बच जाएंगे बेटा इसमें। मतलब तुम कुछ भी पूछो तुरंत तुरंत बनता है, और आपको करना भी कुछ नहीं, बस सबको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में लिख दो और इक्वेट कर दो। मतलब आपको 2 ही काम है, आपको जो किसी में भी दिया हो उसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज करना, फिर ग्राम इक्विवेलेंट के साथ बैलेंस करना, सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उसके बाद जो चाहिए वो निकाल लेना। हर जगह वही कर रहे हैं, हर जगह वही कर रहे हैं। यहां पे भी वही किए थे, ये 3 3। फिर ये क्वेश्चन क्या पूछा था कि कितने Na2CO3 बनेंगे? तो अगर ये 3 3 है तो ये भी 3, और ये 3 ग्राम इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ मोल्स में कैसे चेंज करेगी? डिवाइड बाय 2 करके। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर इसके 3 मोल रिएक्ट करते हैं इसके 3 मोल से तो इसके बनेंगे कितने? 3 ग्राम। अगर इसके 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स के 3 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करते हैं तो Na2CO3 के कितने ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे? 3। उसको मोल्स में चेंज करो, डिवाइड बाय 2, 1.5 मोल तुरंत आ गया। रिलेट करना पड़ा क्या? नहीं, सीधे बस बनाना पड़ा। आगे बढ़ते मैं यही बोल रहा था, पता बेटा एक स्टेप्स है, स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, बस स्टेप्स को फॉलो करते जाना है बस। सेकंड क्वेश्चन में आया, बोलो हाँ। यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें तुम लोगों को बता दी। यहाँ पे देखो H2SO4 और NaOH दिया था, और बोल रहा था कि H2SO4 के 4.9 ग्राम के लिए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए NaOH का कितना लीटर चाहिए, कितना वॉल्यूम चाहिए, जब उसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 मोलार। तो भाई मेरे को देखो, मेरे को मोल कंसेप्ट 2 कैसे समझ में आता है? जब मैं ग्राम इक्विवेलेंट में देखता हूं तभी आएगा, मास में देखूंगा तो समझ में आएगा, नंबर ऑफ मोल्स में देखूंगा तो समझ में आएगा नहीं आएगा। तो 4.9 को मैं पहले मोल्स में चेंज किया। क्यों किया? क्योंकि मेरे को जाना अल्टीमेटली कहाँ है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में। मैंने नंबर ऑफ मोल्स में चेंज किया, फिर मैंने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले। 4.9 by 98, 0.05 मोल, 0.05 मोल इंटू 2 मतलब 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर मेरे को ये पता चल गया कि H2SO4 का यहाँ पे 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो NaOH के कितने ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा? यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे को पूछा क्या है?
मेरे को वॉल्यूम पूछा है और मेरे को अभी पता क्या चला है, ग्राम इक्विवेलेंट, तो मैं ग्राम इक्विवेलेंट को किसमें चेंज किया, मोल में। अब कितने मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स होता है, मेरे को चाहिए कितने मोल्स, 0.1 मोल्स। तो 0.1 मोलैरिटी का कितना लीटर लूंगा बेटा जिससे कि मेरे को 0.1 मोल मिल जाएगा, 1 लीटर। आई बात समझ में, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत है क्या, बोलो। छोटा चेहरा, पीला चेहरा, नहीं लोग लाल चेहरा, सब ठीक है चेहरा है ना, हाँ। चलो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो खैर ये पूरा लिखवाने की कोशिश करी है मैंने, अपने 100% देने का भी कोशिश किया था, लेकिन थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, उसके लिए माफ करना। चलो आज की क्लास यहीं पे अपन खत्म करते हैं बेटा, लेकिन जितनी चीजें हैं, जो नए बच्चे हैं वो भले फोटो लेके चले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन कम से कम मेरे को नेक्स्ट क्लास तक डाउट बता देना कि ये मेरे को समझ में नहीं आया। चलो नहीं कर पाओगे वो भी चलो ठीक है, लेकिन डाउट बता देना कि सर मेरे को मोल कंसेप्ट में ये दिक्कत थी। पहले तो कंटेंट तुम देख लेना, क्या क्या कंटेंट है वहां पे, मतलब मैंने क्या क्या चीज पढ़ा दी है, वो कंटेंट से मेरे को बता दो भाई, मैं करवा दूंगा। अब डॉक्टर को तो पता ही नहीं चलेगा कि बीमारी कहाँ दिक्कत है, तो इलाज कैसे करेगा बेटा, है कि नहीं, ठीक है क्या। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है बेटा, बाय, वेलकम बच्चों।